दूसरे कॉलम में हम इधर लिख लेंगे आपका सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के संग थे मीर मदान और मोहनलाल। एक तरफ सिराजुद्दौला रहेंगे जो बंगाल के नवाब होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे मीर मदान और मोहनलाल। अच्छा, प्लासी के बैटल के बारे में यह बोला जाता है कि इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा बैटल जो कभी रियल में लड़ा ही नहीं गया। वो बैटल कौन सा था? बैटल ऑफ प्लासी। क्यों लड़ा नहीं गया? कि आपके आर्मी कमांडर कौन थे? मीर जाफर, आपके सिराजुद्दौला की तरफ से, लेकिन आर्मी को कमांड ही नहीं मिलेगी लड़ने की। तो आपके ये जो दो इनिशियल होंगे मीर मदान और मोहनलाल, ये आपके आगे फॉरवर्ड बढ़ेंगे और ब्रिटिशर्स इन पर अटैक करके इन दोनों को किल कर देंगे। दोनों ही आपके मारे जाएंगे। जब ये दोनों मारे जाएंगे तो मीर जाफर सिराजुद्दौला से बोलेंगे कि सर मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ नुकसान हो, आप घर वापस चले जाओ, यहां पे जो भी बैटल होगा वो मैं देख लूंगा, आपकी जान को खतरा है तो आप क्या करो, घर वापस चले जाओ। लेकिन कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि अगर बैटल फील्ड में सिराजुद्दौला को मारता है आपका मीर जाफर, तो आपकी जितनी भी पब्लिक होगी, आर्मी होगी, वो रिवोल्ट कर देगी। और अगर आपका वहां पे कैसल में या उनका जो फोर्ट है वहां पे अगर मारते हैं सिराजुद्दौला को, तो वहां पे भी जनता आपका रिवोल्ट कर देगी। इस वजह से इन्होंने क्या किया, जब ये आपका घर वापस जा रहे थे तो मीर जाफर का बेटा होगा, जो मीर जाफर का बेटा किल कर देगा रास्ते में, षड्यंत्र से हत्या कर देगा किसकी? आपकी सिराजुद्दौला की। तो सिराजुद्दौला को ऐसी जगह मारा गया जिससे ना तो आर्मी ने रिवोल्ट किया और ना ही पब्लिक ने रिवोल्ट किया। तो अब यहां पे जब सिराजुद्दौला मर गए, आर्मी कमांडर बचा मीर जाफर, तो अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया मीर जाफर को क्या? आपका अगला नवाब। तो बंगाल के अगले नवाब बन जाएंगे मीर जाफर। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सिराजुद्दौला वॉज किल्ड बाय मीरन। सिराजुद्दौला वॉज किल्ड बाय मीरन, ब्रैकेट में सन ऑफ मीर जाफर। सिराजुद्दौला वॉज किल्ड बाय मीरन, ब्रैकेट में सन ऑफ मीर जाफर। अब सिराजुद्दौला एलिमिनेट हो गए तो बैटल आपका कौन जीत गए? ब्रिटिश, है ना। तो ये बैटल आपका ब्रिटिशर्स की तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छा, ये जो बैटल था, यहां से आपका इंडिया जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। आपने देखा था इंडिया पे बहुत पहले से, एंशिएंट टाइम से अटैक होते हुए चले आए थे, लेकिन इंडिया कभी भी गरीब नहीं हुआ था, है ना। इंडिया को आपका हर इंसान आता था, बाहर से आते थे, इंडिया को लूट के ले जाते थे, इंडिया गरीब नहीं होता था। लेकिन अब यहां से इंडिया धीमे धीमे आपका डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, इंडिया से वेल्थ तो ड्रेन होती जाएगी। और आपका 1835 तक आएंगे, तब आपके एजुकेशन सिस्टम वगैरह चेंज होंगे, तो इंडिया में जो मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन था वो भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो इंडिया गरीब होता जाएगा। अब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इन्होंने नवाब किसे बना दिया? मीर जाफर को। मीर जाफर को नवाब बनाया, लेकिन नवाब बनाया किसने था? अंग्रेजों ने, है ना। तो अंग्रेज पहली चीज इससे क्या बोलेंगे कि सर आपकी वजह से युद्ध हुआ, आपकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, आप हमें ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ का कंपनसेशन अमाउंट दो। कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा, उसके बाद हमने आपको नवाब बनाया है, तो जब भी हम आपके यहां घूमने या मिलने आएंगे तो हमें क्या चाहिए? गिफ्ट चाहिए। और गिफ्ट में क्या ले जाएंगे? ये आपके इंडिया के जितने भी प्रीशियस मेटल्स वगैरह थे, कुछ मूर्तियां वगैरह थी, या जितनी भी प्रीशियस चीजें होंगी, वो सारी चीजें यहां से ड्रेन होना शुरू हो जाएंगी। कहां? आपका ब्रिटिशर्स के पास। तो धीमे धीमे बंगाल गरीब होता जा रहा है। आपने पहले कंपनसेशन अमाउंट ले लिया, उसके बाद आपने कुछ गिफ्ट के तौर पे चीजें ले जाना शुरू किया, तो यहां से बंगाल आपका डिक्लाइन करता जा रहा है। अब यहां पे क्या हुआ, आपके अगले नवाब लिख लेंगे मीर जाफर। 2 साल नवाब रहेंगे मीर जाफर। अब मीर जाफर बेचारे परेशान हो जाएंगे कि अंग्रेज आते हैं, बार बार हमसे गिफ्ट मांगते हैं, ना हमें अपने हिसाब से कुछ काम करने देते, बार बार वो अपनी चलाते हैं। तो मीर जाफर जब सफोकेटेड सा फील करेंगे, तो मीर जाफर हेल्प मांगने जाएंगे किसके पास? डच के पास। डच के पास जाएंगे कि सर आप हमारी हेल्प कर दो, और हम दोनों ही मिलके किसे हरा देंगे? आपका ब्रिटिशर्स को। हम जीत जाएंगे, आपको मैं व्यापार में, ट्रेड में हेल्प करूंगा, और आपकी वजह से मुझे आपका, मेरा जो एम्पायर है वो वापस मिल जाएगा। तो ये आपकी प्लानिंग थी। बैटल होगा बैटल ऑफ बेदरा, है ना। बेदरा के बैटल में क्या होगा? आपका ब्रिटिशर्स हरा देंगे कंबाइन आर्मी को। उसके बाद क्या होगा? मीर जाफर का नवाब पद खत्म, और आपके डच को इंडिया छोड़ के कहां शिफ्ट होना पड़ेगा? इंडोनेशिया, है ना। तो लिख लेंगे बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा हम पहले डच में लिख चुके हैं ना, 1759 वाला। ठीक है,
ब्रिटिशर्स डिफीटेड कंबाइंड आर्मी ऑफ डच एंड मीर जाफर। ब्रिटिशर्स डिफीटेड कंबाइंड आर्मी ऑफ डच एंड मीर जाफर। अच्छा, अंग्रेजों ने जब प्लासी का बैटल जीता तो अंग्रेजों ने अपना नवाब क्यों नहीं बनाया? मतलब वो किसी अपने, ताकि लोग रिवोल्ट ना करें, है ना, ताकि ये लगे कि एक इंटरनल मैटर था, हमने इंटरफेयर नहीं किया, एक इंटरनल मैटर था वो आपके सॉल्व हो रहा है, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ब्रिटिशर्स इंडियन से इतना डरते थे कि वो डायरेक्टली इंटरफेयर करने से तब तक बचते रहेंगे जब तक उन्हें श्योरिटी नहीं हो जाएगी। अभी भी अगर आप कहीं भी जाओगे ना, किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे, जितने भी आपको ब्रिटिशर्स दिखेंगे बहुत डरते हुए से दिखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इंडियंस कितने शार्प होते हैं। तो अब मीर जाफर आपके हट गए नवाब पद से, अब अगले नवाब बना दिए जाएंगे मीर जाफर के जो सन इन लॉ थे, वो थे आपके मीर कासिम। अगला नवाब आपने फिर से आपने इसी फैमिली से बनाया, फिर आपने क्या दिखाया कि इंटरनल मैटर है, मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो अगले नवाब बनेंगे आपके मीर कासिम। अच्छा, मीर कासिम को एक चीज तो पता थी कि अंग्रेजों को मैं हरा तो नहीं सकता, क्योंकि मीर जाफर ट्राई कर चुके हैं, है ना, तो अंग्रेजों से मैं अगर लड़ूंगा तो मैं भी डिफीट हो जाऊंगा और मेरे को भी नवाब पद से हटा दिया जाएगा और मेरा भी जो पर्पज है वो सॉल्व नहीं होगा। तो इन्हें ये चीज पता थी कि भाई अंग्रेजों को हरा नहीं पाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी आर्मी को ट्रेन करना पड़ेगा, एक लेवल पे मैं आर्मी को ट्रेन करूं ताकि वो ब्रिटिशर्स को आपका डिफीट कर पाए या ब्रिटिशर्स को काउंटर कर पाए। अब अगर आप कोलकाता में बैठे हुए, या आपका इस समय मुर्शिदाबाद कैपिटल था, अगर आप कैपिटल में बैठे हुए हो जहां ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस ज्यादा है, तो वहां पे आप आर्मी को ट्रेन नहीं कर पाओगे। तो इन्होंने क्या किया, कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया बिहार में। बिहार में एक जगह है मुंगेर, कैपिटल आपने ट्रांसफर करी बिहार में। बिहार में कैपिटल ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि आपका ऐसी जगह ट्रांसफर करो जहां गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है तो अंग्रेज आना अवॉइड करेंगे, तो वहां पे आप आर्मी को ट्रेन कर पाओगे। तो इनका एक इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, ही ट्रांसफर्ड कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ही ट्रांसफर्ड कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। हाँ, कैपिटल इन्होंने मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर कर दी, कहां पे, मुंगेर में। अब ये आर्मी को धीमे धीमे ट्रेन करना शुरू करेंगे। अंग्रेज बहुत ज्यादा शार्प थे, जैसे ही ब्रिटिशर्स को ये चीज मालूम पड़ेगी कि ये एक आर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट में, ब्रिटिशर क्या करेंगे, इन्हें नवाब पद से हटा देंगे। तो आपका 1763 में ये भी आपके नवाब पद से हट जाएंगे। अच्छा, ये नवाब पद से हटे तो ये क्या करेंगे, ये जाएंगे आपका हेल्प लेने के लिए अवध के पास। ये तीन आपके स्टेट थे, दिल्ली था, अवध था और क्या था, बंगाल। तो बंगाल की आर्मी ये ट्रेन कर चुके थे, जितनी भी इन्होंने ट्रेन कर ली। ये हेल्प मांगेंगे किससे, अवध से। अवध से बोलेंगे कि सर आप हमें हेल्प कर दीजिए, हमारी आर्मी कंबाइन होकर लड़ेगी किससे, ब्रिटिशर से। और ये दोनों मिलकर हेल्प मांगेंगे कहां से, दिल्ली से। इंडिया की सबसे बड़ी पावर उस समय कहां बैठती थी, दिल्ली। और इंडिया में उस समय सबसे बड़ी पावर मानी क्या जाती थी, मुगल्स माने जाते थे। तो यहां पे ये बोलेंगे कि जब हम तीनों कंबाइन हो जाएंगे तो हम ब्रिटिशर्स को हरा देंगे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स इनसे भी ज्यादा पावरफुल निकलेंगे। बैटल होगा बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर आपने सुना होगा, बिहार में है, बक्सर का बैटल होगा। ये जो तीनों आर्मीज थी, किसकी, दिल्ली की, अवध की और बंगाल की, तीनों ही आर्मी को डिफीट कर देंगे ब्रिटिशर्स। जब आपने दिल्ली को डिफीट कर दिया, मतलब आपने मुगल्स को डिफीट कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस अब हाई हो जाएगा कि हमने सबसे बड़ी पावर को डिफीट कर दिया। अब आप अपने डायरेक्ट रूल करना शुरू करोगे, उससे पहले आपने डायरेक्ट रूल नहीं किया। तो हम लिखेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। एक तरफ ब्रिटिश रहेंगे, आर्मी कमांडर हेक्टर मुनरो, और एक तरफ रहेंगे आपके मीर कासिम बंगाल से, शुजा उद्दौला अवध से और शाह आलम दिल्ली से। मीर कासिम बंगाल से, शुजा उद्दौला अवध से और शाह आलम दिल्ली से।
बैटल होगा और बैटल में आपके जीत जाएंगे कौन? ब्रिटिश जीत जाएंगे। ये जो कंबाइन आर्मी थी तीनों की, इसे डिफीट कर देंगे आपका ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर इसे डिफीट करेंगे, उसके बाद एक ट्रीटी होगी जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की ट्रीटी होगी। अच्छा, इलाहाबाद में सबसे फेमस जो लोकेशन है वो है आपका सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क में एक लाइब्रेरी बनी हुई है, उस लाइब्रेरी में आपका वो पढ़ा जाएगा। हाँ, वो देखना है तो उस लाइब्रेरी में आपका जो ट्रीटी होगी उसे डिक्टेट किया जाएगा, वो ट्रीटी वहां पे आपका डिक्टेट होगी। उस ट्रीटी के बाद आपका डायरेक्ट पावर ट्रांसफर हो जाएगी बंगाल की। बंगाल की पावर आ जाएगी आपके ब्रिटिशर्स के पास। अवध को बोल दिया जाएगा कि आप ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में रहोगे, मतलब आपकी अपनी कोई आर्मी नहीं होगी, अपना कोई फोर्ट नहीं होगा। आप रूल तो करोगे लेकिन आपकी कोई आर्मी नहीं रहेगी, आप ब्रिटिश के कंट्रोल में रहोगे। दिल्ली से बोल दिया जाएगा कि अभी हम आपको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप अपनी चीजें जैसे पहले चलाते थे वैसे चलाते रहोगे। तो तीनों स्टेट्स को आपने अलग अलग चीजों से आपने डील किया। आपको लगता था कि एक संग आप सारा डील नहीं कर पाओगे, तो डायरेक्ट कंट्रोल बंगाल पे, प्रोटेक्शन में अवध, और दिल्ली को आपने इंडिपेंडेंट कर दिया कि बाद में हम देखेंगे दिल्ली को हम जैसे भी डील करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका इलाहाबाद की ट्रीटी होगी और ये तीनों आपके खत्म होंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे जल्दी से बता देना, ये वैसे हमने पढ़ा था रेड ड्रैगन। ठीक है, चलो अब यहां पे आपका बंगाल की पावर खत्म हो गई। अब अगली पावर हम लिखेंगे आपका मैसूर। ये बंगाल खत्म हो गई, बंगाल पे अंग्रेज का कब्जा हो गया। कर्नाटका की तरफ जो एरिया था वो क्या था आपका? मैसूर। तो अगली पावर लिखेंगे मैसूर। हम्म। अंग्रेज बेटे डरते थे ना, उन्हें पता है कि हम डायरेक्ट कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे, सबसे ज्यादा होमवर्क करेंगे और बहुत स्लो रेट से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना कंट्रोल कर पाएंगे उतना कैप्चर कर रहे हैं। ऐसा तुमने मान लो दिल्ली को कैप्चर कर लिया, तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाए, आपके हाथ बाहर हो गया, क्या फायदा होगा उसका? आप धीमे धीमे बंगाल, अब देखो बंगाल आपने पहले कब्जा किया, बंगाल से आपको ज्यादा फायदा था, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, कंट्रोल कर पा रहे हो, आपके नेवी के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजों की वजह से बंगाल आपका रिच है, तो इस वजह से बंगाल पे कब्जा किया, बंगाल में बिल्कुल प्रॉपर सेटल हो गए, फिर आपका दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। इधर मुगल से पावरफुल बचे ही नहीं थे। ये जो मुगल्स के अलावा बाकी सारे मुस्लिम रूलर्स हैं, मीर अली और ये सब, ये कौन से सल्तनत से? ये मुगल्स के अंडर ही आते थे, पूरा मुगल्स के कंट्रोल में था। तो जैसे अभी होते हैं ना स्टेट्स होते हैं, नेशन के अंडर में स्टेट होते हैं, ऐसे ही सूबे हुआ करते थे। तो ये सूबेदार होंगे, फिर उसके अंदर फिर सरकार करके आएंगे, तो उस तरीके से हायरार्की थी ये। ठीक है, मैसूर कर्नाटक की तरफ का जो एरिया था वो था आपका मैसूर। पहले आप एंशियंट वो सॉरी मिडाइवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एक एम्पायर विजयनगर एम्पायर। तो साउथ की तरफ आपका विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, विजयनगर एम्पायर पूरा साउथ आपका कंट्रोल करता था। विजयनगर एम्पायर में ही जो आपके मेन किंग होता है उसके अंडर आपके छोटे छोटे किंग होते हैं, वैसे ही एक किंग हुआ करते थे आपके यदुराज करके। तो यदुराज ने एक आपका एम्पायर छोटा सा बनाया था जो पहले विजयनगर के अंडर ही आता था, वो था आपका वुडिया डायनेस्टी, वाडिया डायनेस्टी या वुडिया डायनेस्टी। उन्होंने आपका स्टैब्लिश किया था मैसूर। लेकिन बाद में क्या होगा, जब विजयनगर की पावर डिक्लाइन हो जाएगी, विजयनगर की पावर डिक्लाइन होगी तो आपका मैसूर जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। किंग हुआ करते थे चीका कृष्णा, चीका कृष्णा के टाइम पे मैसूर आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब तक आपका ब्रिटिशर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ब्रिटिशर्स अलग चल रहे हैं, ये आपका अलग चल रहा है। लेकिन बाद में आपके मैसूर के किंग बनते हैं। मैसूर में पहले आर्मी में, मैसूर की आर्मी में शामिल हुए थे आपके हैदर अली। हैदर अली पहले मैसूर की आर्मी में एज अ सोल्जर थे, बाद में तख्ता पलट करते हैं और मैसूर के किंग बन जाते हैं आपके हैदर अली। हैदर अली जैसे ही किंग बनते हैं, हैदर अली को एक चीज समझ में आती है कि अगर मुझे अपनी पावर को बढ़ाना है तो मुझे गन पाउडर का, आर्टिलरीज का यूज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि गन पाउडर और आर्टिलरीज की मदद से ही आपके ब्रिटिशर्स आपके आपके वो पावरफुल बनते जा रहे हैं। तो अब मुझे गन पाउडर और आर्टिलरी सीखना है। तो इंडिया में उस समय दो यूरोपियन पावर्स थी जो आपका गन पाउडर या आर्टिलरी में आपका वो थी, है ना, स्किल्ड थी। तो एक तो ब्रिटिश थे और दूसरे क्या थे, फ्रेंच थे। तो यहां पे मैसूर हेल्प लेगा फ्रेंच की। जैसे ही मैसूर हेल्प लेगा फ्रेंच की, मैसूर दुश्मन हो जाएगा किसका, ब्रिटिशर्स का, क्योंकि फ्रेंच और आपके ब्रिटिश आपस में दुश्मन थे। तो वहां से आपके बैटल शुरू होंगे। फाइनली 4 बैटल होते हैं मैसूर में और ब्रिटिशर्स में, एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं हम, और 4 बैटल्स में आपका मैसूर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे मैसूर के बारे में। ये मैसूर का एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, करंट में जो कर्नाटका वाला एरिया है वो है अभी आपका मैसूर वाला एरिया। ठीक है, तो लिखेंगे मैसूर के बारे में कुछ पॉइंट। मैसूर स्टेट वॉज फाउंडेड बाय,
यदुराज, यदुराज ऑफ वुडिया डायनेस्टी। अभी भी मैसूर में किंग होते हैं, वुडिया डायनेस्टी के ही होते हैं। मैसूर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, या मैसूर वॉज फाउंडेड बाय यदुराज ऑफ वुडिया डायनेस्टी। इंडिया में अभी भी कहीं पे किंग होते हैं, कहाँ कहाँ पे? राजस्थान में है, जयपुर में आपने सुने होंगे, उड़ीसा की तरफ है, इधर आपका कर्नाटका की तरफ भी है, जो आपका वुडिया डायनेस्टी है। ये वाला पॉइंट छोड़ना चाहो तो छोड़ देना कि अर्लियर मैसूर क्या था आपका, विजयनगर का पार्ट था। अच्छा ये यहां से लिख लेना, है ना। लिखेंगे 1565, 1565 मैसूर बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट। पूरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, पहले वो विजयनगर का पार्ट था। कब इंडिपेंडेंट होगा आपका 1565 में, 1565 मैसूर बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट। 1761 हैदर अली बिकम किंग ऑफ मैसूर। 1761 हैदर अली बिकम किंग ऑफ मैसूर। हैदर अली मैसूर के राजा बन जाएंगे। हैदर अली आपका आर्टिलरी गन पाउडर पे काम कर रहे हैं। बाकी हैदर अली से एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हैदर अली ने आपका एक आर्सेनल बनाया था, या आपने जो उनके वो होते थे सॉर्ड्स वगैरह होते थे, उनके सॉर्ड के लिए डिंडीगुल में एक आपका वो बना था आयरन कास्टिंग का, जहां पे इनके ज्यादातर आपके हथियार बना करते थे, है ना। तो ये आपका इनिशियली तो ये चीजें बनाएंगे। अब देखो मैसूर जो था ये आपका साउथ इंडिया है, इस तरफ आपका मैसूर था। मैसूर अगर एक्सपेंड करता है तो मैसूर के जस्ट ऊपर कौन होंगे, मराठा होंगे, है ना। मैसूर के इस तरफ नॉर्दर्न सरकार करके हुआ करता था, ब्रिटिश हुआ करते थे, और यहां पे आसपास क्या होता था आपका, हैदराबाद हुआ करता था। तो अगर मैसूर एक्सपेंड करेगा तो नुकसान किसे होगा, या तो मराठाओं को होगा, या इधर किसे होगा, हैदराबाद को होगा, या फिर आपके ब्रिटिशर्स को होगा। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बोला कि मैसूर के जितने भी दुश्मन हैं उन सबको इकट्ठा कर लो, मैसूर के सारे दुश्मन इकट्ठे कर लो, और एक संग सारे मिलके क्या कर दो, मैसूर पे अटैक कर दो। तो मैसूर आपका वीक हो जाएगा, और ये सारे लोग आपके इकट्ठे भी हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों को फायदा था, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, जो पहला बैटल होगा उस पहले बैटल में आपका एक तरफ आर्मी होगी किसकी, सिर्फ हैदर अली की, और दूसरी तरफ आर्मी होगी आपके मराठास की, हैदराबाद की और ब्रिटिशर्स की। और यहां पे इस कंबाइन आर्मी को, मतलब ये जो तीन आर्मीज हैं जो कंबाइन मिलकर लड़ रही हैं, उस आर्मी को डिफीट कर देंगे आपके हैदर अली। हैदर अली इतना पावरफुल रहेगा कि ब्रिटिश आर्मी को डिफीट कर दे। अच्छा डिफीट ही नहीं किया, बोलते हैं ना कि घर में घुस के मारना, सुने। तो यहां पे मद्रास किसका है, किसके कब्जे में, अंग्रेजों के। तो जो पहले आपकी बैटल होगी उसमें जो ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ मद्रास होगी, मतलब यहां से दौड़ा के ले जाएंगे मद्रास तक, मद्रास में जाके फाइनली ट्रीटी को डिक्टेट करेंगे कौन, आपके हैदर अली। इतने ज्यादा पावरफुल थे। हैदर अली ने साफ साफ बोल दिया था कि ब्रिटिशर्स अब आपका मैसूर के अगेंस्ट में नहीं लड़ेंगे, मैसूर को आर्मी की जरूरत होगी तो ब्रिटिशर्स को आर्मी देनी पड़ेगी। लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या थी, वॉर, ट्रीटी, वॉर। कमजोर है तो तुरंत क्या बोलेंगे, हाँ सर जो आप बोल रहे हो सारी चीजें सही हैं, बाद में ताकतवर होंगे तो देखा जाएगा, है ना। तो आपके पहला बैटल खत्म होगा, बाद में पावर गेन करेंगे, और बाद में आपके दोबारा से बैटल लड़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से लेके 1769 तक। ठीक है, एक तरफ ही आपके कंबाइन आर्मी है इन तीनों की, और दूसरी तरफ क्या है आपका, सिर्फ हैदर अली है। ठीक है, ये हैदराबाद है, ये आपका मराठा वाला पूरा एरिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुगल्स के बाद इंडिया में सबसे बड़ी पावर कौन सी थी, तो आंसर क्या होता है आपका, मराठास थे। ठीक है, चलो तो लिख लेंगे, पहले बैटल में लिखेंगे हैदर अली डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ, हैदर अली defeated the combined army of हैदराबाद, मराठा एंड ब्रिटिशर। हाँ
आपसे पूरे डिटेल तो नहीं आएंगे, आपको बस ट्रीटीज याद रखनी है ना, और एक दो पॉइंट उससे रिलेटेड अगर कुछ है। तो हैदर अली डिफीटेड द कंबाइंड आर्मी ऑफ ब्रिटिश, मराठा एंड हैदराबाद। लिख लेंगे ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी कौन सी होगी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो पहला बैटल जो एंड होगा कौन सी ट्रीटी पे? ट्रीटी ऑफ मद्रास पे। अच्छा, केरल की तरफ हमने माहे सुना था ना, माहे पोर्ट है ना, ये माहे पोर्ट जो था, माहे पोर्ट मैसूर का था, और माहे पोर्ट का आपका डील कौन करते थे? फ्रेंच किया करते थे, है ना। तो जितना भी आपको मैसूर को जो आपके गन पाउडर वगैरह मिलता था वो आपका फ्रेंच से मिलता था। कौन से पोर्ट पे आता था? माहे पोर्ट पे, ठीक है। तो इनिशियली ये चीज चलती रहेगी, बाद में ब्रिटिशर्स अपने आप को पावरफुल करेंगे, कुछ आपके टसल्स होंगे फ्रेंच के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, तो ब्रिटिशर्स यहां पर कैप्चर कर लेंगे किसे? माहे पोर्ट को। जैसे ही माहे पोर्ट को आपका ब्रिटिशर कैप्चर करेंगे तुरंत वायलेशन हो जाएगा किसका? ट्रीटी ऑफ मद्रास का, क्योंकि ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या बोला था कि ब्रिटिशर्स आपके मैसूर पर अटैक नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स सपोर्ट करेंगे किसे? मैसूर को। तो दूसरी ट्रीटी इसका मद्रास का वायलेशन होगा, तो वहां से शुरू हो जाएगा आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेके 84 तक। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 66 से 69 तक, इसकी होगी 80 से लेके 84 तक। अब ये जो सेकंड बैटल चल रहा था 4 साल चलेगा, इस बैटल के ड्यूरेशन में 1782 में डेथ हो जाएगी हैदर अली की। हैदर अली की डेथ होगी तो अगले किंग बनेंगे टीपू सुल्तान। तो लिख लेंगे 1782, या फिर ये रीजन लिखना चाहो तो लिख लेना, वो रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लिख लेंगे 1782, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, सॉरी डेथ ऑफ हैदर अली, डेथ ऑफ हैदर अली 1782, डेथ ऑफ हैदर अली। डैश करके लिख लेंगे टीपू सुल्तान बिकम किंग। आपसे ये रीजंस वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, इस वजह से ये वाला पॉइंट नहीं लिखा रहा हूं, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो हैदर अली की डेथ होगी, टीपू सुल्तान आपके किंग बनेंगे। टीपू सुल्तान जब आपके किंग बनेंगे तो बीच बैटल में आपका पावर लीडरशिप चेंज हो रही है, तो टीपू सुल्तान काउंटर करने की कोशिश तो करेंगे, है ना। पहला बैटल तो आपका मैसूर ने जीत लिया था, यहां पे टीपू सुल्तान काउंटर कर पाएंगे लेकिन डिफीट नहीं कर पाएंगे ब्रिटिशर्स को। तो फाइनली ये जो बैटल आपका खत्म होगा, ये आपका कोई भी विन और लॉस नहीं होगा, ये आपका ऑलमोस्ट इक्वल पे खत्म होगा कि कुछ पावर आपका मैसूर पे भी रहेगी लेकिन कुछ आपका ब्रिटिश पे भी रहेगी। लेकिन यहां पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट होगी कि मैसूर की जो कुछ टेरिटरी है, कुछ एरिया जो मैसूर का है वो सीज हो जाएगा, वो कुछ एरिया पर आपका कब्जा कर लेंगे मराठा, कुछ पे ब्रिटिश कर लेंगे, कुछ पे आपका हैदराबाद कर लेगा। तो मैसूर की जो टेरिटरी है वो आपका डिक्लाइन कर जाएगी, है ना। तो सेकंड बैटल आपका खत्म होगा ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से। तो लिख लेंगे बैटल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर कहां है? कर्नाटका में और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे है मैंगलोर। तो बैटल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। दूसरा बैटल जैसे तैसे खत्म हुआ, फिर आपका कुछ आपके दोबारा से इश्यूज होंगे इनके बीच में, ब्रिटिश के बीच में और मैसूर के बीच में। तो आपका तीसरा बैटल शुरू होगा 1789 में। तो लिख लेंगे 1789, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। यहां तक लिख लिया? लिख लेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 89 से 92 तक, 1789 से 92 तक। अभी जो 1789 से 92 तक चला था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये वॉर में आपका बहुत बुरी तरीके से डिफीट होगी किसकी? मैसूर की, है ना। मैसूर में टीपू सुल्तान थे, काउंटर करने की कोशिश करेंगे लेकिन बहुत बुरी तरीके से आपका मैसूर हार जाएगा, और जब मैसूर हारेगा तो मैसूर की कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम। तो फाइनली जो ट्रीटी होगी वो किसमें होगी? श्रीरंगपट्टनम में। और श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी के बाद मैसूर की पावर ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुकी होगी, थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहे होंगे आपके टीपू सुल्तान, है ना।
तो लिख लेंगे बैटल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ये कोट्टम वाली चीज आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर इनकेस पूछे तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ये मैसूर का एरिया है, मैसूर के नीचे इधर त्रवणकोर था। त्रवणकोर था तो त्रवणकोर नहीं चाहता था कि मैसूर उस पर अटैक करे, तो त्रवणकोर क्या कर रहा था, त्रवणकोर का किंग आपका यहाँ पे एक वॉल बना रहा था, है ना, एक वॉल बना रहा था कोट्टा करके, है ना। तो ये वॉल बना रहा था, उस वॉल में कुछ टेरिटरी आ गई थी किसकी, मैसूर की। उसने जो वॉल बनाई वो कुछ टेरिटरी उसने किसकी एक्वायर कर ली, मैसूर की। तो मैसूर अटैक कर देगा त्रवणकोर पे, त्रवणकोर को सपोर्ट कर देगा आपका ब्रिटिश। तो ये आपका बैटल जो है वो शुरू हो जाएगा और फाइनली खत्म होगा किसमें, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम को लिख लेना आपका कैपिटल ऑफ मैसूर, श्रीरंगपट्टनम को लिख लेंगे कैपिटल ऑफ मैसूर। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान को एक चीज समझ में आई कि मैं अकेला तो डिफीट नहीं कर पाऊंगा ब्रिटिशर्स को, है ना। तो ब्रिटिशर्स आपके इतने पावरफुल हैं कि मुझे थर्ड बैटल में बहुत बुरी तरीके से हराया है, तो मैं अकेला डिफीट नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज क्या होगी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि उधर नेपोलियन का जो मैंने बताया था, लुइस 16 किंग बनेंगे, उसे जनता जो है वो फांसी दे देगी और आपका राजा बना देगी किसे, नेपोलियन को। तो नेपोलियन का एक बहुत बड़ा ऑरा सा क्रिएट हो जाएगा कि एक बहुत पावरफुल किंग है जो रशिया जीत के आया है ना। तो वो ऑरा क्रिएट होगा, तो वो ऑरा इंडिया तक आएगा। तो टीपू सुल्तान क्या करेंगे, टीपू सुल्तान नेपोलियन को आपका इनवाइट करेंगे कि सर आप इंडिया आइए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आप लड़िए। तो ये आपका एक्सटर्नल हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। आपका इजिप्ट का भी जो किंग था उसे भी इनवाइट किया जाएगा। तो कई सारे एक्सटर्नल किंग को इनवाइट करने की कोशिश करेंगे आपके टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। अच्छा, ब्रिटिशर्स को यह पता था कि हम अकेले यहां पे जीत रहे हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन बाहर से कई सारे किंग आ जाएंगे। तो कई सारे किंग आएंगे तो हो सकता है हमें वो डिफीट कर दें। तो ब्रिटिशर्स उसके अगेंस्ट में एक पॉलिसी लाएंगे, आपका पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस में वो सिंपल इतना बोलेंगे, इंडियन राजाओं के पास जाएंगे कि सर बार बार आप हमसे लड़ते हो, हार जाते हो, तो ऐसा करो आप अपनी आर्मी को खत्म कर दो, है ना, आप अपनी आर्मी मत रखो, हमारी आर्मी आपकी प्रोटेक्शन करेगी। तो हमारी और आपकी लड़ाई जो हो गई वो खत्म हो गई, अब हमारी आर्मी आपके लिए काम करेगी। तो उससे इंडियन राजाओं को फायदा है या नुकसान है, इंडियन राजाओं की आर्मी डिसबैंड हो गई, है ना। अब वहां पे किसकी आर्मी खड़ी है, ब्रिटिश की। सैलरी कौन देता है, ब्रिटिशर्स। बोलेंगे कि आप हमें पैसा देना, हम आर्मी को सैलरी देंगे। तो आर्मी बात किसकी मानेगी, ब्रिटिशर्स की। अब इंडियन राजा कोई भी अगर सपोर्ट करता है नेपोलियन का, या कोई भी सपोर्ट करता है इजिप्ट के राजा का, तो क्या बोलेंगे अंग्रेज कि सर आर्मी खड़ी हुई है, पहले तो भेजनी पड़ती थी, अब तो खड़ी हुई है, बस एक ऑर्डर देना है, पलट के 2 गोलियां चलाएंगे, खत्म हो जाएगी तुम्हारी सारी पॉलिटिक्स। पहले तो आप आर्मी भेजते थे, अब क्या है, हमारी आर्मी आपके घर खड़ी हुई है, तो इंडिया की सारी पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो गई। अच्छा, इंडिया में एक चीज और चलती है जो पहले भी चलती थी, अब भी चलती है और शायद आगे भी चलती रहेगी। इंडिया में ट्रेंड फॉलो होता है ना। इन्हें भी पता था कि इंडिया में लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, इंडियंस किसी भी चीज को ढंग से स्टडी नहीं करते। गजनी ने बाल कटवाए, सारे बाल कटवा के घूम रहे थे, जबकि गजनी में दिखाया है कि उसके चोट लगती है, इस वजह से वो वैसा डिजाइन होता है, लेकिन सारे वैसे ही कटवा के घूम रहे थे। या फिर तुम लोगों में भी बताता हूं, सीयूईटी का वो आता है, नोटिफिकेशन आता है, उसमें प्रॉपरली चीजें लिखी होती है कि फोटो कैसा लगेगा, कैसे चीजें फिल करी जाएंगी, सारी चीजें उसमें मेंशन होती हैं। एक बंदा उसे ढंग से नहीं पढ़ेगा, सारे एक दूसरे से पूछते रहेंगे कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होगा कि ब्लैक होगा, कि फोटो में डार्क बैकग्राउंड रखेंगे या क्या रखेंगे। तो इंडिया में ट्रेंड चलता है, अंग्रेजों को पता था इंडिया में ट्रेंड चलता है, तो अंग्रेज क्या करेंगे, हैदराबाद जो अंग्रेजों का फ्रेंड था, ब्रिटिशर्स का फ्रेंड था, उसे बोल देंगे आप ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लो। आप एक्सेप्ट कर लोगे, बाकी राजा धीमे धीमे करके क्या करेंगे, ट्रेंड की वजह से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक ने एक्सेप्ट करी, हैदराबाद ने, बाकी राजाओं ने एक्सेप्ट करी, तो इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स इन्होंने क्या करी, धीरे धीरे करके तोड़ दी। तो जो आपका नेपोलियन का इंपैक्ट इंडिया में हो सकता था वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर बोलेंगे किससे, आपका मैसूर से, टीपू सुल्तान से बोलेंगे कि सर आप भी ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो है वो आप एक्सेप्ट कर लो। ये आपका मना कर देगा, टीपू मना कर देगा। टीपू सुल्तान ने जैसे ही मना किया, अटैक होगा मैसूर पे, टीपू सुल्तान की डेथ, मैसूर खत्म, है ना। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। इंडिया में सबसे ज्यादा होमवर्क तब भी ब्रिटिशर्स करते थे, अब भी करते हैं।
1799 लिखेंगे टीपू रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। टीपू रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो टीपू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया। बैटल आपका शुरू हुआ, टीपू की डेथ होगी 1799 में, बैटल आपका खत्म हो जाएगा। (1799) लिख लेंगे डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। 1799 डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की डेथ हुई, बैटल आपका खत्म हो गया। मैसूर में कोई बड़ी पावर नहीं बची क्योंकि टीपू और हैदर अली आपके मर गए, इनके कोई सक्सेसर्स नहीं थे। अब ये क्या करेंगे, जो वुडिया डायनेस्टी थी जो पहले रूल कर रही थी, वुडिया डायनेस्टी के ही एक पपेट किंग को यहाँ पे एज अ किंग डिक्लेयर कर देंगे और उसे अपने हिसाब से, जैसे मीर जाफर को डील कर रहे थे मीर कासिम को, वैसे ही डील करते रहेंगे किसे, आपका मैसूर को। तो मैसूर का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, मैसूर में एक पपेट किंग बैठ जाएगा आपका वुडिया डायनेस्टी का। ठीक है, तो मैसूर खत्म। अगला लिखेंगे आपका सिख। अच्छा ये बता दो, ये पोर्चुगीज। दो एरिया इनके फ्री हो गए, बंगाल वाला एरिया फ्री हो गया और इधर आपका मैसूर फ्री हो गया। दो एरिया बचे हैं आपके, मराठास बचे हैं और इस तरफ आपका पंजाब या सिख बचे हुए हैं, है ना। तो अगला हम लिख लेंगे सिख। नॉर्थ ईस्ट पे स्पेशल आर्मी ही नहीं थी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहाड़ों पे लड़ पाए। गोरखा को तो यूज करते थे, गोरखा मिलेंगे नेपाल से। पहले जो आपका ये ना उत्तराखंड और आपका हिमाचल, ये पूरा नेपाल का भाग था। ये कुछ इसके फोटोज खींच लेना, इसमें समझाने का बहुत ज्यादा नहीं है, बट यहां से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था कि आपका जो गुरुमुखी लिपि है वो आपका किसने स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो यहां पे हो सकता है और भी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो ये आपके सिखों में जो 10 गुरु हैं उनके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको शॉर्ट डिटेल पता होनी चाहिए। तो यहां इस पे फोटो खींच लेंगे, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। अच्छा, यहां पे एक चीज बस समझाने के, वो समझना, इंडिया में आपका शुरू होता है भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, है ना। तो इंडिया में भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट शुरू होता है। उसी मूवमेंट के लास्ट की तरफ आपका जो होते हैं गुरु नानक जो होते हैं, वो एक आपका नया रिलीजन शुरू करते हैं जो क्या होता है, आपका सिखिज्म होता है। ठीक है, तो यहां पे हम ये 10 गुरुओं के बारे में कुछ डिटेल्स देखते जाएंगे। फोटो खींच लेना, ग्रुप पे शेयर कर देना, मैं कर दूंगा। मेन ग्रुप पे तो कर सकते हो ना, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। खींच लेना, जो भी खींच के लिख लेना। अभी करतारपुर कॉरिडोर खुला था, है ना, अभी करतारपुर कॉरिडोर खुला था। ठीक है, क्यों खुला था? लास्ट जो उनका वो था, लास्ट टाइम था गुरु नानक का, वो किधर था आपका, करतारपुर में। ठीक है, गुरुमुखी लिपि किसने शुरू करी? गुरु अंगद ने। लंगर सिस्टम शुरू किया था आपका गुरु नानक ने, रेगुलराइज किया था गुरु अंगद ने। इनिशियली क्या होगा आपका, मुगल्स जो होंगे, अकबर सपोर्टर था गुरु नानक या सिखिज्म का। अकबर के टाइम तक आपका सिख और मुगल्स में कोई आपके टसल्स नहीं होंगे। सारे टसल जो शुरू होते हैं वो आपके जहांगीर के टाइम से शुरू होते हैं। अकबर के टाइम पे डोनेशन भी किए गए थे, है ना। अकबर ने लैंड डोनेट किया था, 80 विलेजेस डोनेट किए थे आपके गुरु अमरदास की जो बेटी हुआ करती थी बीबी भानी करके, उन्हें आपके 80 विलेजेस उन्होंने दान किए थे। बाद में आपके गुरु रामदास जो थे, उनके टाइम पे भी कुछ आपका लैंड डोनेशन हुआ था, और जो लैंड डोनेट किया था वहीं पे स्टैब्लिश हुआ था आपका रामदास नगर, जो बाद में स्टैब्लिश हो जाएगा आपका किसका, अमृतसर, है ना। अगर पूछा अमृतसर का पुराना नाम क्या था, रामदास नगर।
ठीक है। और अमृतसर में बाद में बनेगा गोल्डन टेम्पल। फिफ्थ सिक्स गुरु, वो पांचवें सिख गुरु थे आपके गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव के टाइम पे क्या होगा, अर्जुन देव जो थे यहाँ पे जहांगीर का एक बेटा हुआ करता था, जहांगीर का बेटा जहांगीर के अगेंस्ट में रिवोल्ट करना शुरू करेगा। वो रिवोल्ट करेगा, उसे सपोर्ट कर देंगे गुरु अर्जुन देव। जब वो उसे सपोर्ट कर देंगे तो जहांगीर यहाँ काउंटर करेगा गुरु अर्जुन देव को, और बाद में अर्जुन देव को आपका एलिमिनेट करवा, उनकी हत्या करवा देता है आपका जहांगीर। तो हत्या करवाता है, वहां से आपका टसल शुरू हो जाता है, वहां से लड़ाई शुरू हो जाती है मुगल्स के बीच में और आपका सिखिज्म के बीच में। दूसरी चीज क्या होती है, जब जहांगीर आपके अर्जुन देव को एलिमिनेट करवाता है तो उसके बाद से सिखिज्म में शुरू होता है आपका खालसा वाली, मतलब खालसा प्रॉपर शुरू नहीं होता, बट अब तक सिख आपके रिलीजन पे वर्क कर रहे थे। अब आपका सिखिज्म जो है वो वॉरियर क्लास में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका वॉरियर क्लास में कब कन्वर्ट हुआ, अर्जुन देव की डेथ के बाद। तो सिख गुरु होंगे आपके हरगोविंद, वहां से ये इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वॉरियर क्लास में। खालसा एस्टेब्लिश कब हुआ, 699 में। जैसे अर्जुन देव के साथ हुआ था वैसे ही तेग बहादुर के साथ होगा। औरंगजेब का बेटा था अकबर सेकंड करके, वो आपका क्या करेगा, वो भी रिवोल्ट करेगा इसके औरंगजेब के अगेंस्ट में। वो आपका सपोर्ट करेगा किसका, मतलब ये जो गुरु तेग बहादुर होंगे वो सपोर्ट करेंगे उसका। तो वो गुरु तेग बहादुर को एलिमिनेट करवा देगा आपका औरंगजेब। उधर मराठास के पास जाता है तो मराठास में वो सपोर्ट करते हैं उसका। तो मराठास के जो किंग होते हैं शिवाजी के बाद आपका रघुनाथ, वो मराठा, वो शिवाजी के बाद होते हैं, नाम मैं उनका भूल रहा हूं। तो वो सपोर्ट करते हैं, उनको भी वो एलिमिनेट करवा देता है और बाद में उसे भेज देते हैं वो पर्शिया। तो बेचारा दो लोगों को बर्बाद देता है और खुद चला जाता है पर्शिया। चलो अब यहां से क्या होता है, यहां पे लिखेंगे पंजाब एम्पायर। सिख एम्पायर या पंजाब एम्पायर, अकबर करके, अकबर सेकंड है, औरंगजेब का बेटा हुआ करता था, उसे उन्होंने भेज दिया था। यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली जो आपका पंजाब वाला एरिया है वो आपका कई सारे आपके मिस्र में डिवाइडेड था, कई सारे छोटे छोटे एम्पायर्स थे जिसमें डिवाइडेड था आपका पंजाब वाला एरिया। बाद में वहां पे एक राजा थे जो थे आपके गुरु वो रंजीत सिंह, है ना। वहां पे एक रंजीत सिंह स्टैब्लिश होंगे 1798 से, रंजीत सिंह स्टैब्लिश होंगे। रंजीत सिंह धीमे धीमे क्या करते हैं, जो 12 मिसल होते हैं उसे यूनाइट करते हैं, 12 मिसलों को यूनाइट करके स्टैब्लिश करते हैं आपका पंजाब एम्पायर। इनिशियली वो आपका 1798 से शुरू होते हैं। दुर्रानी करके अहमद शाह अब्दाली होता है, अब्दाली के कंट्रोल से कुछ एरिया वो लेते हैं, बाद में उनके कंट्रोल में आता है लाहौर और फाइनली कंट्रोल में आता है अमृतसर। तो उनके टाइम पे दो कैपिटल रहती है, लाहौर रहता है पॉलिटिकल कैपिटल और अमृतसर रहता है उनका रिलीजियस कैपिटल। ठीक है, लिख लेंगे रंजीत सिंह organized Sikh empire by uniting 12 Misl. Ranjit Singh established Sikh empire by uniting 12 Misl. पूछा जाए रंजीत सिंह खुद किस मिसल के थे, तो वो थे सुकरचकिया मिसल के। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल था जिससे बिलोंग करते थे। जब तक रंजीत सिंह रहेंगे सिखिज्म में एक ही पावरफुल किंग रहेंगे जो थे आपके रंजीत सिंह। जब तक रंजीत सिंह रहेंगे आपका सिख जो रहेंगे वो पावरफुल रहेंगे। अच्छा, रंजीत सिंह के टाइम पे आपका क्या होगा, रंजीत सिंह के टाइम पे आपका ये जो एरिया है पंजाब वाला, पंजाब वाले एरिया से आपका एक रिवर थी जो थी आपकी सतलज, सतलज रिवर जाती थी। तो ब्रिटिशर्स में और आपके रंजीत सिंह में एक ट्रीटी होगी। पहले ब्रिटिशर्स ने ऑफर किया था कि सतलज के साउथवर्ड वाला जो एरिया है वो कंट्रोल करेंगे ब्रिटिश, और सतलज के नॉर्थ का जो एरिया है उसे कंट्रोल करेंगे आपके रंजीत सिंह।
रणजीत सिंह इनिशियली पावरफुल रहेंगे तो इस ट्रीटी को 1807 में रिजेक्ट कर देंगे रणजीत सिंह, लेकिन बाद में कुछ छोटे मोटे बैटल्स होते हैं तो रणजीत सिंह को लगता है कि ब्रिटिशर्स की ये ट्रीटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो आपका 1809 में होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, है ना। तो 1809 में लिख लेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 1809 में लिखेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। लिखेंगे साउथवर्ड ऑफ सतलज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश एंड नॉर्थवर्ड ऑफ सतलज कंट्रोल्ड बाय रणजीत सिंह। तो सतलज के साउथ का जितना एरिया होगा वो ब्रिटिश कंट्रोल में रहेगा, सतलज के नॉर्थ का जो एरिया रहेगा वो किसके, रणजीत सिंह के कंट्रोल में रहेगा। साउथवर्ड ऑफ सतलज कंट्रोल्ड अंडर रणजीत सिंह, नॉर्थवर्ड ऑफ सतलज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश, वो कंट्रोल्ड बाय रणजीत सिंह, उल्टा हो गया। हाँ, अमृतसर, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस इंडिया में होगी वो। तो सतलज के साउथ में जो एरिया होगा उस पर कंट्रोल करेंगे ब्रिटिश, सतलज के नॉर्थ पे जो एरिया होगा उसे कंट्रोल करेंगे आपके रणजीत सिंह। रणजीत सिंह फाइनली जब तक रहते हैं सिख आपके एस्टैब्लिश रहते हैं, पावरफुल रहते हैं। 1839 में डेथ हो जाती है रणजीत सिंह की। जैसे ही रणजीत सिंह की डेथ होती है उनके बाद 5-6 राजा चेंज हो जाते हैं, और वो जितने भी राजा होते हैं उनमें से कोई भी मेजर राजा ऐसा नहीं होता जो आपका पावरफुल होता है। खड़क सिंह राजा बनते हैं, कुछ टाइम बाद खड़क सिंह की डेथ हो जाती है। खड़क सिंह को आपका दफना के या उनके जो लास्ट राइट्स होते हैं वो कंप्लीट करके आ रहे होते हैं नौनिहाल सिंह, वो आते हैं, उनके सर पे कुछ गिर जाता है, वो बेचारे मर जाते हैं। तो कंटिन्यू आपके 3-4-6 साल में 5-6 राजा चेंज हो जाते हैं और आपके बिल्कुल यंग से राजा बनते हैं। तो सिख एम्पायर क्या होता है आपका डिक्लाइन कर जाता है। इसका फायदा उठाते हैं आपके ब्रिटिशर्स। फाइनली 2 बैटल होते हैं आपका, 2 आपके एंग्लो सिख बैटल होते हैं, और ब्रिटिश एम्पायर को सिख को आपका या पंजाब को कैप्चर कर लेते हैं आपके ब्रिटिश, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ 2 बैटल्स का ईयर याद रखना। 1839 लिख लेंगे डेथ ऑफ रणजीत सिंह, 1839 में लिख लेंगे डेथ ऑफ रणजीत सिंह। ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल लिख लेंगे 44 से 46 तक। फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल 44 से 46 तक। इसमें होगा ट्रीटी ऑफ लाहौर, इसमें होगा ट्रीटी ऑफ लाहौर। और सेकेंड एंग्लो सिख बैटल लिख लेंगे 48 से 49 तक। सेकेंड एंग्लो तक इन्होंने बहुत वीक कर दिया था सिख एम्पायर को, और बाद में सिख एम्पायर में जो छोटे छोटे मिस्ल थे वो भी आपस में उनकी यूनिटी जो होगी वो ब्रेक होती जाएगी, है ना। तो ये अलग अलग मिस्ल को हराएंगे और फाइनली आपका कैप्चर कर लेंगे किसे, सिख एम्पायर को। सिख पावर खत्म होगी, अगली पावर आएगी मराठास। आपसे इन वॉर से बहुत ज्यादा रीजन आउट नहीं करेगा कि वॉर के रीजंस वगैरह क्या थे, या तो आपसे ईयर मैच करवाएगा जितने भी वॉर होंगे, या दूसरी चीज क्या होगा ट्रीटीज मैच करवाएगा। 2 कॉलम देगा, एक तरफ आपको ईयर दे देगा और एक तरफ आपको वॉर दे देगा, या फिर एक तरफ आपको ट्रीटीज दे देगा और दूसरी तरफ आपको क्या दे देगा, वॉर दे देगा, है ना। चलो, तो ये आपका पंजाब वाला एम्पायर था। सतलज के साउथ में ब्रिटिश वाला एरिया, सतलज के नॉर्थ में जो था वो रणजीत सिंह वाला एरिया। अगला लिखेंगे मराठा। नॉर्थ इंडिया में जब आपका मुगल्स स्टैब्लिश हो रहे थे, मुगल्स की पावर बढ़ रही थी, तो मुगल्स या इस्लामिक कंट्रोल के अगेंस्ट में एक हिंदू एम्पायर स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे शिवाजी, है ना। तो शिवाजी का मेन क्या था कि जो आपके पूरे इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश करें एक इस्लामिक एम्पायर, तो एक हिंदू एम्पायर बनाने की कोशिश करेंगे। इनिशियली वो आपके कंट्रोल में मुगल्स के ही थे, लेकिन धीमे धीमे करके आपका वो वाला एम्पायर अलग होता जाएगा। उस तरफ कई सारे छोटे छोटे फोर्ट होंगे,
उन छोटे छोटे फोर्ट को धीमे धीमे कैप्चर करना करेंगे आपके शिवाजी। 1645 में शिवाजी कैप्चर करते हैं रायगढ़ फोर्ट को, और बाद में रायगढ़ जो रहती है वो उनकी कैपिटल रहती है। लास्ट तक उनकी जो कैपिटल रहेगी वो आपका रायगढ़ रहेगी, जब तक मराठा आपका एक एम्पायर में एस्टेब्लिश नहीं होगा। पहले मराठा एक किंगडम था शिवाजी के टाइम पे, बाद में जब बाजीराव राजा बनेंगे, बाजीराव आपके पेशवा बनेंगे, तब मराठा कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके एम्पायर में। तो मराठा एम्पायर में आपके छोटे छोटे एम्पायर आएंगे, जैसे आपका सिंधियास थे, सिंधिया इधर रहेंगे आपके ग्वालियर की तरफ, या इंदौर की तरफ आपके होलकर्स होते हैं, या गायकवाड़ होते हैं नागपुर वगैरह की तरफ। तो ये सारे मिलकर एक एम्पायर बना लेंगे जो बनेगा आपका मराठा एम्पायर। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आपका मराठा। लिखेंगे स्टैब्लिश्ड बाय शिवाजी, मराठा स्टैब्लिश्ड बाय शिवाजी। डैश करके लिख लेंगे हिंदू एम्पायर अगेंस्ट मुगल रूलर्स, या अगेंस्ट मुगल रूल, हिंदू एम्पायर अगेंस्ट मुगल रूल। शिवाजी की एक उपाधि भी थी हिंदवा धर्मोद्धारक करके, है ना, हिंदू धर्म का उद्धार या हिंदू धर्म को आपका प्रोपोगेट करने वाला, जो बाद में जब इनका क्राउनेशन होगा तब ये लेंगे। इनिशियली आपका फोर्ट जीतते जा रहे हैं, शिवाजी के जो पिताजी वगैरह थे जो इस एरिया पे कंट्रोल करते थे, पुणे या उसके आसपास वाले एरिया पे, इनिशियली वहां पे कंट्रोल करेंगे और बाद में आपके फोर्ट जीतते जाएंगे, है ना। तो फोर्ट जीत जाएंगे, और जब ये आपका धीमे धीमे इनका एम्पायर बढ़ेगा, इनकी पावर बढ़ेगी, तो जब यहां पे शिवाजी होते थे, मुगल्स में आपके हुआ करते थे औरंगजेब, औरंगजेब रहेंगे, तो औरंगजेब को जब ये चीज फील होगी कि शिवाजी की पावर बढ़ती जा रही है, तो औरंगजेब पहले अफजल खान को भेजता है। अफजल खान वाला सुना होगा, अफजल खान को मार देते हैं आपके शिवाजी, अफजल खान से मिलने जाते हैं, अफजल खान उनपे हथियार लेके या आपका चक्कू वगैरह से वार करता है, अटैक करता है, और बाद में शिवाजी आपका एक वेपन लेके जाते हैं जिसे बोलते हैं सेहनग, है ना। तो यहाँ पे एक वेपन होता है, मतलब यहाँ पे नेल्स बने होते हैं आयरन के, तो उससे वो अफजल खान की हत्या कर देते हैं, बाघ सिंह, है ना। तो वो आपका अफजल खान की हत्या करते हैं। फिर शिवाजी अपने मामा को भेजता है शाइस्ता खान को, शाइस्ता खान कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं शिवाजी को, और जब फाइनली शाइस्ता खान से भी कंट्रोल नहीं होते शिवाजी, तब आपका औरंगजेब भेजता है अपने आर्मी कमांडर को। उसके दो बड़े आर्मी कमांडर थे, जय सिंह और जसवंत सिंह। तो फाइनली जय सिंह को भेजा जाता है, जय सिंह यहां पे कंट्रोल करते हैं, और शिवाजी के साथ ट्रीटी होती है आपका ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जहां से शिवाजी आपके कंट्रोल में आते हैं। उस टाइम पे शिवाजी पे ऑलमोस्ट 35 फोर्ट थे, 35 फोर्ट थे, और उसमें वॉर में आपका जब जयसिंह ने हरा दिया, तो 35 में से 23 फोर्ट उन्होंने डोनेट किया, 20 फोर्ट उन्हें देने पड़ गए किसे, औरंगजेब को। तो शिवाजी थोड़े से बैकफुट पर आएंगे, और फाइनली शिवाजी के बेटे भी जो थे शांबाजी, शांबाजी को भेज दिया जाएगा औरंगजेब के कोर्ट में। यहां से औरंगजेब आपके जो शिवाजी थोड़ा वीक होंगे, धीमे धीमे करके शिवाजी आपके 1665 में शिवाजी मिलने जाते हैं किससे, औरंगजेब से। औरंगजेब से मिलने जाएंगे, औरंगजेब कैप्चर कर लेगा शिवाजी को औरंगजेब आपका प्रिजन में डाल देगा, तो शिवाजी आपके बैन रहेंगे। शिवाजी जब यहां से बंद रहेंगे, शिवाजी वहां से जब वापस निकल के जाते हैं, तो फाइनली 1674 में क्राउनेशन होता है किसका, शिवाजी का। तो शिवाजी की उपाधि या टाइटल क्या था, शिवाजी का टाइटल क्या था, हिंदुआ धर्म उद्धारक के अलावा छत्रपति शिवाजी, है ना। तो छत्रपति का टाइटल उन्होंने कब लिया था, 1674 में। लिख लेना, द फर्स्ट फोर्ट कैप्चर्ड बाय शिवाजी वॉज रायगढ़। द फर्स्ट फोर्ट कैप्चर्ड बाय शिवाजी वॉज रायगढ़, 1645। ठीक है, द फर्स्ट फोर्ट कैप्चर्ड बाय शिवाजी वॉज रायगढ़, 1645। रायगढ़ बिकम कैपिटल ऑफ शिवाजी, रायगढ़ बिकम कैपिटल ऑफ शिवाजी। हाँ, मतलब मराठा की या शिवाजी के टाइम पे। तो रायगढ़ को ये कैपिटल बनाएंगे। 1674 क्राउनेशन ऑफ शिवाजी, 1674 क्राउनेशन ऑफ शिवाजी।
1645 रायगढ़, रायगढ़ बिकम कैपिटल ऑफ शिवाजी। फिर 1674 क्राउनेशन ऑफ शिवाजी, शिवाजी का क्राउनेशन होगा। अगर पूछा जाए शिवाजी का क्राउनेशन किसने किया था, तो यहां पे बनारस के एक पंडित थे गंगा भट्ट। बनारस के एक पंडित थे गंगा भट्ट। तो क्राउनेशन ऑफ शिवाजी डैश करके लिख लेंगे बाय गंगा भट्ट। शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति, शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति। अच्छा, इंडिया में पहली ट्रेन जो है वो कौन से स्टेशन से चली थी? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई, उसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो शिवाजी के नाम पे है छत्रपति, है ना। तो शिवाजी का टाइटल क्या था? छत्रपति। फाइनली 1680 में डेथ हो जाती है शिवाजी की। 1680 में डेथ होगी शिवाजी की। शिवाजी ने स्टैब्लिश किया था आपका अष्टप्रधान, है ना। अष्टप्रधान मतलब उन्होंने आपका 8 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज बनाए थे। जो अष्टप्रधान थे, जो उनका पूरा एक टीम था जिससे वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे। उसी में एक आपका इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जो थी पेशवा की। पेशवा इनिशियली फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इनिशियली फाइनेंस की सारी चीजें देखते थे आपके पेशवा। शिवाजी की डेथ के बाद अगले राजा बनेंगे आपके शांभाजी, लेकिन शांभाजी ने सपोर्ट कर दिया था औरंगजेब के बेटे का, तो औरंगजेब ने एलिमिनेट करवा दिया था शांभाजी को। शांभाजी के छोटे भाई हुआ करते थे राजा राम। अगले राजा बनेंगे राजा राम। राजा राम बहुत ज्यादा वीक होंगे। राजा राम को औरंगजेब चेज करता रहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह भागते रहेंगे। फाइनली आपके राजा राम की डेथ हो जाएगी, राजा राम मर जाएंगे, तो अगले जो आपके वो बनेंगे राजा, वो बनेंगे आपके शिवाजी सेकंड। बहुत छोटे से थे शिवाजी सेकंड, आपके 5-6 महीने के थे। तो उनकी मदर जो होंगी ताराबाई, वो पूरा एरिया आपका कंट्रोल करेंगी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वो कंट्रोल करेंगी आपकी ताराबाई। यहां तक चीजें सही चलेंगी। 707 में डेथ हो जाती है किसकी? औरंगजेब की। 707 में आपका 1707 में डेथ हो जाती है औरंगजेब की। अगला राजा बनता है मुगल्स में आपका बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट एक वीक राजा था, बट बहादुर शाह फर्स्ट ने क्या किया, आपके जो शांभाजी थे, शांभाजी के बेटे को कैप्चर कर लिया था औरंगजेब ने। तो वो क्या करता है, यहां पे शिवाजी सेकंड जो थे वो राजा राम के बेटे थे, शांभाजी के बेटे थे आपके, वो शांभाजी के बेटे थे शाहू जी। वो शाहू जी को कैप्चर करके ले गए थे। तो यहां पे 1707 में शाहू जी को रिलीज कर देता है आपका बहादुर शाह। यहां पे बहादुर शाह को रिलीज जब कर देता है, तो यहां पे शाहू जी आते हैं और पहले से राजा होता है यहां पे शिवाजी सेकंड। तो दोनों आपस में भाइयों में लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई का फायदा उठाते हैं आपके कौन? मुगल्स। तो इनिशियली कुछ टाइम तक जो आपका ये टसल चला था, जहां पे ताराबाई कंट्रोल कर रही थी। ताराबाई डायरेक्ट बैटलफील्ड में नहीं जा सकती, तो इंपॉर्टेंस आपका बढ़ने लगेगा किसका? पेशवा का। पेशवा का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। तो जो पेशवा आपके इनिशियल रहेंगे, वो पेशवा इतने पावरफुल नहीं रहेंगे। बालाजी विश्वनाथ करके पेशवा बनते हैं, जहां से पेशवा की पावर बढ़ जाती है। और ग्रेटेस्ट पेशवा कौन से थे आपके? बाजीराव फर्स्ट। तो बाजीराव फर्स्ट राजा नहीं थे, बाजीराव फर्स्ट आपके पेशवा थे। जब बाजीराव फर्स्ट आपके पेशवा रहेंगे, तब राजा थे आपके शाहू जी। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट लिखेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बस थोड़ा सा एक याद रखना, है ना। तो लिखेंगे शिवाजी स्टार्टेड अष्ट प्रधान, कोई बात नहीं, लिखेंगे शिवाजी स्टार्टेड अष्ट प्रधान। आपको 4 वॉर याद रखने हैं, 8 मिनिस्टर्स से, ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स। शिवाजी स्टार्टेड अष्ट प्रधान, ब्रैकेट में लिख लेंगे ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स। अष्ट प्रधान, ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स। Among them, Peshwa become powerful. Among them, Peshwa become powerful. ठीक है, शिवाजी स्टार्टेड अष्टप्रधान, ब्रैकेट में ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स, among them पेशवा become powerful. फर्स्ट पेशवा लिख लेंगे बालाजी विश्वनाथ, उससे आपसे पूछा नहीं जाता। सर ए नौबत, वकनवीस, चितनेस, इस तरीके से पूछता है। वो चितनेस का क्या काम था, है ना। चितनेस आपके वो हुआ करते थे, आपके सचिव हुआ करते थे, जो आपके लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह चीज़ों के लिए
न्यायाधीश करके हुआ करते पंडित राव, तो ऐसे उनके डिटेल्स में पूछा। ठीक है, लिखेंगे फर्स्ट पेशवा, लिखेंगे बालाजी विश्वनाथ। पहले पेशवा लिख लेंगे बालाजी विश्वनाथ। पूरा जो आपका इंडिया है, इंडिया का जितना भी आपका डेक्कन प्लेट्यू हमने पढ़ा था, डेक्कन प्लेट्यू वाला वो वाला एरिया है जहां पे ब्लैक सॉइल होगा, तो आपका वो पूरा किसके कंट्रोल में आता था? मराठास के कंट्रोल में आता था। कुछ आपका नॉर्थ तक भी पहुंच गए थे जब मुगल्स की पावर कम होती जाएगी। तो बीच में आपका 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पे यहां वाला जो एरिया है ये मुगल्स से कैप्चर कर लेते हैं आपके मराठास, मराठास कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में आपका अहमद शाह अब्दाली से जब लड़ाई होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, तब आपका मराठास बहुत बुरी तरीके से डिफीट हो जाते हैं। तो वहां से मराठास की पावर जो होती है वो कंपैरेटिव वीक होती जाती है। ठीक है, चलो अब यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे आपका जो 3 बैटल्स हुए थे, है ना। हम लिखेंगे आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। मराठास की पूरी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, नहीं पूछी जाएगी। आपको जो 3 बैटल्स पूछे जाएंगे इसकी ट्रीटीज पूछी जाएंगी। 1775 से लेके 1782 तक चलेगा आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अच्छा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है आपका, जो आपके शिवाजी वो बालाजी थे, बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट जो थे, बाजीराव फर्स्ट की डेथ के बाद जो है वो आपका बालाजी विश्वनाथ करके होते हैं, एक जो आपके पेशवा बनते हैं। तो वहां पे रघुनाथ राव होते हैं जो इनके भाई होते हैं, बालाजी बाजीराव के, सॉरी बाजीराव के भाई होते हैं आपके रघुनाथ राव। तो वहां पे टसल क्या होती है कि आपके रघुनाथ राव को खुद पेशवा बनना था। रघुनाथ राव चाहते थे कि मैं पेशवा बनूं, लेकिन यहां आपका हायरार्की या डिसेंडेंट से जो पेशवा बनेंगे वो उनके भाई के बेटे पेशवा बनेंगे। तो यहां पेशवाओं में आपस में ही लड़ाई शुरू होना होगी, ब्रिटिशर्स का इसमें कोई भी रोल नहीं था। रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे, पेशवा यहां पे माधव राव या नारायण राव बन जाएंगे। तो जब वो पेशवा बन जाएंगे तो दोनों के बीच लड़ाई शुरू होगी। रघुनाथ राव जो है वो पेशवा से लड़ना है, मराठाओं से लड़ना है, तो रघुनाथ राव आर्मी की हेल्प के लिए जाएंगे किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स के पास एक ट्रीटी करेंगे, उस ट्रीटी में बोलेंगे कि जो सालसेट वाला एरिया है और जो बेसिन वाला आइलैंड है, मैं वो दोनों आइलैंड आपको डोनेट कर दूंगा, बदले में आप मुझे क्या करो, आर्मी दे दो। मैं आर्मी लेके जाऊंगा, पेशवा पर अटैक करूंगा, उसे पेशवा को कैप्चर कर लूंगा और वहां का राजा बन जाऊंगा। तो यहां पे मराठास की जो लड़ाई शुरू हुई वो अपने रीजंस की वजह से ही शुरू हुई, बट इंटरफेयर उन्होंने किसे कर लिया? आपका ब्रिटिशर्स को, ताकि आर्मी चाहिए थी, है ना। तो लिख लेंगे रघुनाथ राव, लिखेंगे रघुनाथ राव, रघुनाथ राव मेक द ट्रीटी ऑफ सूरत, रघुनाथ राव मेक द ट्रीटी ऑफ सूरत to seek military help from Britishers. Make the Treaty of Surat to seek military help from Britishers. रघुनाथ राव सूरत की ट्रीटी करेंगे और मिलिट्री मांगेंगे किससे? आपका ब्रिटिशर्स से। इस टाइम पे आपका ब्रिटिश सेंट्रलाइज्ड हो चुके थे, तो यहाँ पे ट्रीटी करी थी बॉम्बे के गवर्नर ने, लेकिन बॉम्बे के गवर्नर की पावर नहीं थी। यहाँ पे पावर ट्रांसफर हो गई थी किस पे? बंगाल पे। जब पावर बंगाल पे ट्रांसफर हो गई तो सूरत की ट्रीटी को आपका रिजेक्ट कर देगा बंगाल का गवर्नर, और एक नई ट्रीटी होगी जो होगा आपका ट्रीटी ऑफ वडगांव, सॉरी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो लिख लेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल, इसमें 4 ट्रीटी याद रखनी पड़ेंगी। लिखेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ सूरत, Governor of Bengal rejected the Treaty of Surat and make a fresh Treaty of Purandar. Governor of Bengal rejected the Treaty of Surat and make a fresh Treaty of Purandar. इस ट्रीटी से चीजें शांत होंगी, कुछ दिन शांत चलेंगी, लेकिन आपके फिर कुछ बैटल्स शुरू होंगे
और फाइनली आपके मराठास जो है वो डिफीट कर देते हैं किसे, ब्रिटिशर्स को। ये बैटल आपका कंटिन्यू चलता है, वडगांव में आपका मराठास डिफीट कर देंगे ब्रिटिशर्स को। तो इसी बैटल में तीसरा ट्रीटी होगा, ट्रीटी ऑफ वडगांव। इसमें एक और ट्रीटी याद रखेंगे, ट्रीटी ऑफ वडगांव। एक और ट्रीटी लिख लेंगे, ट्रीटी ऑफ वडगांव। फाइनली दोबारा से बैटल शुरू होंगे। डिफीट कर दिया था आपका ब्रिटिशर्स को किसने, मराठास ने। लेकिन जब आपका बंगाल से हेल्प मिलेगी तो आपके ब्रिटिशर्स की कंबाइन आर्मी जब आपका लड़ेंगी, फाइनली बैटल खत्म होगा आपका 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई से, है ना। तो लिखेंगे बैटल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। बैटल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा तो पहला क्या होता है, रघुनाथ राव जाते हैं आपके ब्रिटिशर्स के पास। रघुनाथ राव पूना छोड़कर भाग गए थे। उन्हें यह था कि मुझे पेशवा बनना है, मुझे पेशवा बनना है, तो मेरा जो वो है भाई है उसके बच्चे पेशवा बनते जा रहे हैं, यहाँ बड़ा मैं हूँ तो मुझे पेशवा बनना चाहिए। तो वो बच्चे क्यों बन रहे थे, कोई हायरार्की से चल रहा था, है ना, वंश वाला जो चलता है उससे चल रहा था। तो वो हेल्प लेंगे किससे, उससे, ब्रिटिशर से, कि मुझे आर्मी दो, मुझे आर्मी दोगे, मैं बदले में क्या दूंगा, मैं बदले में सालसेट और बेसिन दे दूंगा, मतलब मुंबई वाला एरिया दे दूंगा। आपका ट्रेड चल रहा है, वो एरिया आपको ट्रेड में फायदा होगा, तो मेरे को क्या आर्मी मिल जाएगी, तो मैं अटैक कर दूंगा पेशवा पे, पेशवा पे डिफीट कर दूंगा, तो मैं वहां का राजा बन जाऊंगा मराठास का। लेकिन क्या होगा, बंगाल के गवर्नर पे सारी पावर चली गई थी। और ये ट्रीटी किसने करी थी, आपके बॉम्बे के गवर्नर ने। बंगाल का गवर्नर बोलेगा तुम्हारी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो वो एक फ्रेश ट्रीटी कर देगा पुरंदर की। ट्रीटी से चीजें शांत होंगी, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर आपका लड़ाई शुरू हो जाएगी, छोटी बड़ी लड़ाई चलती रहेगी। तो वडगांव में आपके ब्रिटिशर्स को डिफीट कर दिया मराठास ने, ब्रिटिशर्स को डिफीट किया, तो उनकी जो आपका डिफीट थी उसे एक्सेप्ट करवाया किसमें, ट्रीटी ऑफ वडगांव में, एक्सेप्ट करवा लिया। फिर आपका बंगाल से हेल्प आ जाएगी, बंगाल से हेल्प आ जाएगी, तो फिर वो कंबाइन आर्मी, क्योंकि यहाँ डिफीट किया था बॉम्बे को, तो फिर कंबाइन हेल्प आ जाएगी। फिर जो कंबाइन आर्मी लड़ेगी तो ट्रीटी ऑफ सालबाई से फाइनली बैटल करेगी। लिखेंगे आपका अगला, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। लिखेंगे अगला, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। मराठास जो आपका फेडरेशन बना था, मराठा फेडरेशन में आपका यूनिटी शुरू से नहीं थी, शांत हो जाओ। मराठा फेडरेशन में शुरू से यूनिटी नहीं थी। मराठास में मैंने जैसे बताया आपके कई सारे छोटे एम्पायर होते थे। बेटा बाहर चल, बाहर 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 बाहर, मैंने बोला बाहर, एक बार बोल रहा हूं मैं, निकलो। उस दिन भी तुम्हें बोला था बिल्कुल बाहर जाओ, मैंने जो एक बार बोल दिया, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल बाहर जाओ। पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, पूरी क्लास हो रही है, फिर मैं क्लास को बोल दूंगा कि या तो क्लास कंटिन्यू करो या ऐसे उठा के बाहर फेंक दो, अपने आप चले जाओ। मैंने देखो उस दिन भी वार्न किया था, बिल्कुल चले जाओ, अपने आप चले जाओ। मैंने तुमसे एक बार बोल दिया बहस मत करो, मैं खुद वहां आऊंगा, दिक्कत होगी, चले जाओ जल्दी। तुम जा रहे हो, मैं जाऊं, जल्दी, सुनाई नहीं दे रहा। चलो अब यहां पे क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, ये आपस में लड़ते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो यहां पे जो इंदौर था, होलकर्स जो थे, और एक तरफ आपके सिंधियाज थे। तो सिंधियाज जो होंगे, सॉरी होलकर्स जो होंगे, उनका भाई, होलकर्स जो सरदार था, होलकर जो किंग था, छोटा नवाब था, वो यहाँ पे उसका भाई जो होगा वो पुणे आएगा और वो पुणे को लूटना या प्लंडर करना शुरू करेगा। जब वो पुणे को लूटना शुरू करेगा, जसवंत राव का भाई, तो यहां पे जसवंत राव के भाई को किल करवा देंगे। पुणे में जो पेशवा बैठे हुए थे वो वहां पे जसवंत राव के भाई को मरवा देंगे। जब उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, तो यहां पे आपका जो पेशवा थे वो थे रघुनाथ, सॉरी वो थे आपके बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड आपके बहुत ही वीक पेशवा थे। बाजीराव सेकंड इतने डरपोक थे कि जैसे उन्होंने उसके भाई की हत्या करवा दी, वहां से जैसे ही आपके होलकर्स अटैक करेंगे पुणे पे, ये पुणे छोड़कर भाग जाएगा। इसे इतना डर था, पहले आपका डेथ तो करवा दी उसकी पनिश करने के लिए, लेकिन जैसे ही होलकर्स ने अटैक किया, ये पुणे छोड़कर भाग गया।
तो होलकर्स ने एक नया पेशवा डिक्लेयर कर दिया पुणे में नया पेशवा डिक्लेयर किया। अब ये से फिर से आर्मी चाहिए होगी तो ये किसके पास जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास। फिर ब्रिटिशर्स से बोलेगा कि मैं आपको बेसिन वाला एरिया दे दूंगा, मुझे आप क्या करो? आर्मी दे दो। तो यहां पे सेकंड बैटल जो शुरू होगा वो होगा आपका ट्रीटी ऑफ बेसिन से। तो लिखेंगे बाजीराव सेकंड मेक ट्रीटी ऑफ बेसिन टू सीक मिलिट्री हेल्प फ्रॉम ब्रिटिशर्स। बाजीराव सेकंड, अहिल्या भाई होलकर से होंगे, वहां से इंदौर से। सिंधियास की तो अभी भी फैमिली चलती है, सिंधिया है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब वो थी फैमिली से। बाजीराव सेकंड मेक ट्रीटी ऑफ बेसिन टू सीक मिलिट्री हेल्प फ्रॉम ब्रिटिशर्स। टू सीक मिलिट्री हेल्प फ्रॉम ब्रिटिशर्स। दूसरी बैटल में भी आपका जो मराठा होंगे वो अपने ही उनके रीजंस की वजह से शुरू होगा, बैटल शुरू होगा, ब्रिटिशर्स आएंगे। यहां पे ब्रिटिशर कोई आपका कंबाइंड ट्रीटी नहीं करते, हर मराठा का जो आपका छोटा एम्पायर था उसे डिफीट करते हैं, उनके साथ अलग से ट्रीटी करते हैं और आपका 1805 1806 तक आपका फाइनली बैटल जो होता है वो खत्म हो जाता है। छोटे छोटे जो ट्रीटीज थे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इस वजह से वो ट्रीटी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला लिखेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अगला लिखेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब यहां पे ब्रिटिशर्स में क्या होता है? ब्रिटिशर्स में आपका 1750 में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है ना, कई सारे इंडस्ट्रीज लगना शुरू होते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी आपका जो बिजनेस होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट। अगर आपके पास मार्केट है तो बाकी सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी, अगर आपके पास मार्केट नहीं है तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यूरोप आपका छोटा सा कंट्री है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इंडस्ट्रीज जब लगेंगे तो उनके प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपका बहुत बड़ा मार्केट नहीं होगा, तो सबको नजर क्या आएगा एज अ मार्केट? इंडिया। सारे आपके जितने इंडस्ट्रीज होंगे उन्हें आपका क्या होगा कि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, तो सब लोग कोशिश करेंगे आपका किसमें? इंडिया आने के लिए। तो यहां पे आपका जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो मोनोपोली लेके आई थी कि ईस्ट की तरफ एक ही कंपनी डील करेगी, आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ट्रेड मोनोपोली खत्म हो जाती है आपका 1813 में। 1813 में ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई तो बहुत सारे जो आपके ब्रिटिश फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो आना शुरू होते हैं किसमें? इंडिया में। इंडिया में आपको आना है, आपके बहुत सारे फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो रहे हैं। दूसरी चीज, आपका जो फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हो रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्री था आपका मैनचेस्टर में जो टेक्सटाइल का था। टेक्सटाइल का फैक्ट्री आपने कहां लगाया? मैनचेस्टर में। अब टेक्सटाइल की फैक्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या होगा आपका टेक्सटाइल का? उस समय कॉटन होगा, और कॉटन वाले एरिया पर आपका कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का, सॉरी मराठास का। कॉटन वाला पूरा एरिया कंट्रोल कौन करता था? डेक्कन ट्राइब आपका मराठास कैप्चर करते थे। तो अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को वो एरिया चाहिए था जहां पे आपका कॉटन होता है। मराठा कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको बैटल करना था किससे? मराठास से। तो पहले दो बैटल्स में तो आपके मराठा खुद ही रीजन थे, तीसरे बैटल में अंग्रेज आपको, जब आपको डेक्कन ट्राइब चाहिए तो ब्रिटिशर्स कोई भी रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे बैटल शुरू हो। प्लानिंग पूरी थी कि जैसे बैटल शुरू होगा हम आपका डिफीट कर देंगे और एरिया पर कैप्चर कर लेंगे। तो यहां पे ब्रिटिशर्स ने रीजन क्या ढूंढा? यहां पे मराठास जब आपके लड़ते थे तो मराठास के साथ आपके कुछ ट्राइबल साथ में लड़ते थे। तो ट्राइबल्स आपके क्या होते थे? पिंडारी। पिंडारी सुना है? पिंडारी एक ट्राइब थी, वो ट्राइब को आपका एज अ रेंट यूज किया करते थे कि कुछ आपके पिंडारी जो हैं वो मराठास के साथ में लड़ेंगे, बदले में आपके मराठास क्या करेंगे? पिंडारियों को जो एरिया जीता है वो एरिया आपका दे देंगे 3-4 दिन के लिए। मतलब आप उस 3-4 दिन में उस एरिया को जितना लूट सकते हो लूटो, लूट के आप वापस चले जाओ। उस एरिया पर कब्जा किसका हो जाएगा? मराठास का। तो इस तरीके से आपके पिंडारीज की हेल्प से आपके मराठा लड़ते थे। तो यहां पे अंग्रेज बोलेंगे, ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि पिंडारीज जो है वो आपका जो सोशल ऑर्डर है उसे आपका डिस्ट्रॉय करते हैं, जो सोसाइटी है उसे आपका डिस्ट्रॉय करते हैं, सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं।
तो ब्रिटिशर्स बोलेंगे कि पिंडारी को आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम पिंडारीज को पनिश करेंगे ताकि सोशल ऑर्डर मेंटेन कर पाए। मराठास पिंडारी को आपके ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे, तो अंग्रेज बोलेंगे ठीक है हम आपसे लड़ना शुरू कर देंगे। तो विद द हेल्प ऑफ पिंडारी, मतलब यहां पे पिंडारी को रीजन बनाएंगे और आपका थर्ड बैटल होगा। टेकिंग पिंडारी एज रीजन, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्टेड। उन्हें कुछ भी रीजन चाहिए ना बेटा, कुछ भी हो, बस उन्हें रीजन चाहिए, क्योंकि उन्हें कैप्चर करना है आपका मराठा वाला एम्पायर, डेक्कन ट्राइब। थर्ड बैटल एज अ पिंडारी को बेस लिया आपने, बैटल शुरू किया, बाद में मराठास को डिफीट करेंगे। बाजीराव सेकंड यहाँ पे जो थे वो पेशवा थे, बाजीराव सेकंड को डिफीट किया जाएगा। थर्ड बैटल को जीत जाएंगे आपके ब्रिटिशर्स। थर्ड बैटल को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मराठा फेडरेशन को खत्म कर दिया, मराठा जो फेडरेशन था खत्म कर दिया। पेशवा का जो पोस्ट था, पेशवा के पोस्ट को खत्म कर दिया, और जो आपके पेशवा थे नाना साहिब, उन्हें आपका कहां भेज दिया, कानपुर की तरफ, आपको उस एरिया में भेज दिया जहां पे आपको कोई नहीं जानता। तो लिखेंगे ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल, ब्रिटिशर्स वॉन दिस बैटल and disintegrate Peshwa Federation. Britishers won the battle and disintegrate Maratha Federation. Also dissolved the post of Peshwa. Also dissolved the post of Peshwa. Disintegrate Maratha Federation. Also dissolved the post of Peshwa. पेशवा की भी पोस्ट खत्म कर दी ताकि मराठास को कोई सपोर्ट ना मिले, और आपका जो मराठा फेडरेशन था वो आपने क्या कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया, ताकि आप यूनाइट होके ना लड़ पाओ। तो यहां पे जो आपके मराठास के भी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस था वो 1817 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगली लास्ट पावर, अच्छा अगली लास्ट पावर आपके मुगल्स वगैरह थे, मुगल्स कंप्लीट हो गए थे। अब यहां पे शुरू हो जाएंगे आपके गवर्नर, गवर्नर जनरल। हेडिंग डाल लेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड देयर वर्क। गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड देयर वर्क। देखो सेंटर ऑफ पावर क्या था आपका, ब्रिटिश। चार यूरोपियन पावर थे, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश आपके खुद थे, उसके बाद डेनिश थे और आपके फ्रेंच थे। तो हमने पहले देखा कि आपके ये चारों पावर्स को कैसे ब्रिटिशर्स ने खत्म किया। ईयर आपके आसपास चलते रहेंगे। इधर चार इंडियन पावर थे, मुगल्स कह सकता हूं या बंगाल कह सकता हूं, फिर मराठा थे, मैसूर था और आपका सिख। तो ये भी चारों पावर को खत्म किया। तो फाइनली आपका 1665 आते आते सारे इंडियन पावर जो है वो आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गए। सॉरी 1765 आते आते ऑलमोस्ट सारे मेजर पावर जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे। कुछ पावर्स बचे हैं वो बाद तक आपके एलिमिनेट होते जाएंगे। बंगाल पे आपका ट्रीटी हुआ था 1765 में, है ना, मैंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोला था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में कंट्रोल शुरू हो जाएगा गवर्नर और गवर्नर जनरल्स का। जब गवर्नर्स का कंट्रोल शुरू हो जाएगा, ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल शुरू हुआ पहले आपका बंगाल से, और धीमे धीमे ये एक्सपेंड करता जाएगा। ब्रिटिशर्स को बंगाल कंट्रोल में मिला क्योंकि कब्जा किया कब, बैटल ऑफ बक्सर में। उसका पहले से कब्जा था मद्रास पे। मद्रास में कौन सा था, फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज था, और बॉम्बे उन्हें मिला था डॉरी में। तो ब्रिटिशर्स के तीन प्रोविंस हुआ करते थे, एक था आपका बॉम्बे, इधर था आपका मद्रास, और तीसरा प्रोविंस था आपका बंगाल। तो मेजॉरिटी में आपके ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में तीन प्रोविंसेस पे रूल किया करते थे, और यहीं पे आपके जितने भी पुराने आपके डेवलपमेंट हैं, सबसे पुराने कोर्ट जो बने हुए हैं इंडिया में, हाई कोर्ट्स, वो कहां है आपके कलकत्ता के, या आपके मद्रास में, चेन्नई के, या आपके बॉम्बे के होंगे। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज जो बने हुए हैं वो तीनों कहां बने हुए हैं आपके, यहीं तीनों बने हुए हैं, है ना। एक आईआईटी रुड़की आपका पुराना बना हुआ है, नहीं तो बाकी तीनों यूनिवर्सिटीज जो पुराने हैं वो सारे यहीं बने हुए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ जो आपका ब्रिटिश डेवलपमेंट था वो इसी वाले एरिया में होगा। अब देखो ब्रिटिश के तीन सेंटर हैं, बॉम्बे है, मद्रास है और क्या है, बंगाल। अब ब्रिटिश जब ईस्ट इंडिया कंपनी डील कर रही है तो तीनों सेंटर को अलग अलग डील करना पड़ेगा। तो अलग अलग डील करने की बजाय वो क्या करेंगे, पावर बना देंगे किसे, बंगाल को।
बोलेंगे बंगाल पावर का सेंटर होगा और बंगाल के सबऑर्डिनेट होंगे कौन से आपके, बॉम्बे और मद्रास। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शुरू हो जाएगा कि पावर का पूरा सेंटर कहां पे, बॉम्बे, सॉरी बंगाल, बंगाल से हम डील करेंगे, बंगाल बाकी सारी चीजों को डील करेगा। ठीक है, इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा और चीजें आपका एक्सपेंड होंगी। अच्छा, अब आप यहां पे पहली बार गवर्नर ला रहे हो, है ना, इंडिया में आप पहली बार डायरेक्टली रूल करना शुरू कर रहे हो, तो आपका जो पहला गवर्नर ये बनाएंगे उस पर्सन को बनाएंगे जिसे इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो कौन सा ब्रिटिश था जिसे इंडियन पॉलिटिक्स, रॉबर्ट क्लाइव। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो आंसर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। किसका, मुगल्स के कंट्रोल में थे ना राजपूत। तो राजपूत किसको सपोर्ट कर रहे थे, मुगल्स को। अमर सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह, ये क्या थे, राजपूत थे। किसकी आर्मी में थे, मुगल की। अकबर की पॉलिसी थी। हैदराबाद मुगल्स के अंडर। हैदराबाद इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन हैदराबाद ऑटोनोमस हुआ था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। उसने बोला था कि हम अपनी चीजें चलाएंगे, है ना, हम वहां पे रेवेन्यू शेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने आप को डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हम मुगल से अलग थे। वो ऑटोनोमस हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ। रॉबर्ट क्लाइव में लिखेंगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर बोल बनाने लगे। रॉबर्ट क्लाइव में लिखेंगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ने एक पॉलिसी शुरू करी थी जिसे हम बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव ने एक पॉलिसी शुरू करी थी जिसे हम बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मेनली दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है रिवेन्यू और एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। गवर्नमेंट के दो फंक्शन होंगे, एक होगा रेवेन्यू कलेक्ट करना और दूसरा क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करना। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बोला, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर होगी वो पावर किसके कंट्रोल में आएगी, ब्रिटिश। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा वो कौन करेगा, बंगाल का नवाब करेगा। तो नवाब आपका एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सिबल होगा और रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा, आपका ब्रिटिश। तो यहां से इंडिया को फायदा होगा या नुकसान होगा, नुकसान, क्योंकि आपका सारा रेवेन्यू किसके पास, ब्रिटिश के पास। जब रेवेन्यू नहीं है तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली रन करेगा, नहीं करेगा। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली रन नहीं कर रहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है, नवाब की। सारा बेनिफिट आप अर्न कर रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है, नवाब की। तो ये था डुअल गवर्नमेंट, किसने शुरू किया, आपका क्लाइव ने। लिखेंगे रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट। वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स बताता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव, ये डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट को दो पार्ट में लिख लेंगे, रेवेन्यू राइट अंडर ब्रिटिश एंड आपके क्रिमिनल राइट या एडमिनिस्ट्रेशन अंडर नवाब। रेवेन्यू राइट जिसे दीवानी राइट्स बोले जाते हैं अंडर ब्रिटिश, और आपका क्रिमिनल राइट या एडमिनिस्ट्रेशन जिसे निजामत बोलते हैं अंडर नवाब। जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब से आपके ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में फेमाइन का नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। इंडिया का फेमाइन का नंबर क्यों बढ़ता जाएगा, कि इंडिया पहले आपका सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था, एग्रीकल्चरली भी वो आपका सेल्फ सफिशिएंट था, दूसरा आपका इकोनॉमी भी अच्छी थी। यहाँ पे इकोनॉमी वीक होती जा रही है क्योंकि सारा पैसा धीमे धीमे ट्रांसफर किस पे हो रहा है, ब्रिटिश पे। दूसरा क्या होगा, कैश क्रॉप का सिस्टम शुरू हो जाएगा इंडिया में। जब कैश आपका कमर्शियल क्रॉप या कैश क्रॉप शुरू हो जाएंगे तो उसकी वजह से आपका फूड जो है वो आपका धीमे धीमे फूड कम होता जाएगा, उसकी वजह से आपका फेमाइन शुरू होते हैं। एक ग्रेट फेमाइन, जो पहला ग्रेट फेमाइन ब्रिटिश के टाइम पे होता है वो आपका 1770 से होता है और लास्ट तक 1946 तक भी आपके फेमाइंस चलते रहते हैं आपके बंगाल में या उड़ीसा में या इंडिया के अलग अलग एरिया में। और आप पे फूड सोर्सेज कम होते जा रहे हैं, आप पे रेवेन्यू कम होता जा रहा है। तो यहां से इंडिया जो है ना, इंडिया मेल न्यूट्रिशन जो हुआ, तो इंडिया मेल न्यूट्रिशन होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, ब्रिटिशर्स हैं, क्योंकि आपने फूड की रिक्वायरमेंट कम कर दी है, पैसा आप खींचते जा रहे हो, तो इंडिया गरीब भी होता जा रहा है और मेल न्यूट्रिशन भी होता जा रहा है।
इसी वजह से गांधी जी बेचारे घूमते थे ऐसे। गांधी जी मॉडर्न हिस्ट्री के सलमान खान थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में एक्चुअल में सलमान खान थे गांधी जी। अगला लिख लेंगे वॉरेन हेस्टिंग। रुक जाओ, बता दूंगा अभी, नहीं प्रूव कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं। लिख लेंगे वॉरेन हेस्टिंग, अगला गवर्नर। और भी छोटे छोटे कई आएंगे, वो पूछे नहीं जाएंगे। अगला लिख लेंगे वॉरेन हेस्टिंग। 72 से 85 तक रहेंगे वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे अच्छा काम क्या किया? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा। अब वॉरेन हेस्टिंग को ये चीज पता थी कि हमने इंडिया पे रूल करना शुरू किया है। इंडिया पे अगर हमें रूल करना है तो हमें इंडिया को समझना पड़ेगा। इंडिया का जो आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसके अलावा इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे तो आप इंडिया को इफेक्टिवली रूल नहीं कर पाओगे। तो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर समझना है तो इंडिया में रिलीजन से बहुत सारी चीजें चलती हैं, है ना। इंडिया जो मेनली डोमिनेट होता है वो रिलीजन से होता है। इंडिया में सबसे बड़ा रिलीजन उस टाइम पे कौन सा था आपका? हिंदुइज्म था। हिंदुइज्म की सबसे अच्छी बुक या सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी थी आपकी? भगवत गीता। तो वॉरेन हेस्टिंग जो एक ब्रिटिश था, वो पहले संस्कृत सीखेगा, संस्कृत सीखेगा, फिर भगवत गीता पढ़ेगा, फिर भगवत गीता पढ़ने के बाद उसकी समरी भी लिख के जाएगा, ताकि आगे आने वाले ब्रिटिशर जो हैं उन्हें एक समरी पॉइंट मिल जाए, ताकि उन्हें संस्कृत सीखकर सारी चीजें ना पढ़नी पड़े। भगवत गीता में क्या बोला जाता है? कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अब से कर्म कौन करेंगे? इंडियंस। और फल कौन खाएंगे? ब्रिटिशर्स, है ना। ये एक्चुअल है बेटा। जितने भी आर्मी में छोटी पोस्ट होती हैं उस पे कौन थे? इंडियंस। और ऑफिसर वाली पोस्ट पे कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो लड़ाई में लड़ने जाना है, सोल्जर्स लड़ने जा रहे हैं, इंडियन लड़ने जा रहे हैं, उन पे रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिश ऑफिसर। तो ऐसा आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। तो यहां पे ने एक क्रक्स समझ में आ गया कि इंडिया में इस तरीके से चीजें चलेंगी। दूसरी चीज क्या थी? नमक वाला सिस्टम, कि जिसका नमक खाया है उसके साथ नमक वो नहीं करेंगे, है ना। तो यहां पे क्या होगा? ये सैलरी कौन दे रहा है आपका? ब्रिटिशर्स दे रहे हैं। भाई जो भी इनके सोल्जर्स हैं, सैलरी कौन दे रहा है? ब्रिटिश दे रहे हैं। तो सारे जो आपके वो होंगे सोल्जर्स, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? ब्रिटिश के लिए। तो यहां पे जो पूरा कंसेप्ट है उसे चेंज कर रहे हैं या उसे समझ के इंडिया को रूल कर रहे हैं कौन? आपके ब्रिटिशर्स या वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग एंडेड डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट क्यों खत्म किया? क्योंकि अभी ये उस गवर्नमेंट के लिए दोनों पार्ट है ना। रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना देगा और इसके लिए आपका कोड बन जाएगा। तो लिखेंगे ही एंडेड डुअल गवर्नमेंट, ही एस्टैब्लिश्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ, इस पे वो हुआ था, आपका इम्पीचमेंट चला था, इम्पीचमेंट के बाद इसे पनिश कर दिया गया था। वॉरेन हेस्टिंग को यहाँ पे गया था, बहुत सारे करप्शन हुए थे बीच में। ऐसा टाइम था कि आपका कंपनी जो है वो आपका उसमें जा रही है, लॉस में जा रही है, और जितने भी ऑफिसर हैं वो आपका रिच होते जा रहे हैं। रिच क्यों होते जा रहे हैं? वो आपके गिफ्ट ले रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं। दूसरी चीज क्या होता है, यहाँ पे ये प्राइवेट बिजनेस भी करते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे डुअल गवर्नमेंट, ही एंडेड डुअल गवर्नमेंट, ही स्टार्टेड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ऐसे ले रहे हैं हमारे दिमाग में। बेटा मैं क्यों पढ़ूं? उन्होंने क्या दिया था पर भाई। वहां से सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं कि इंडियंस की अभी भी मेंटेलिटी वही हो रही है। पूरी हिस्ट्री देखोगे ना, सारी मेंटेलिटी वही है, मीडिएशन। हम ना राइट की तरफ जाएंगे ना लेफ्ट की तरफ जाएंगे, मीडिएशन करेंगे। तब भी करते थे, अब भी करेंगे। तब भी ट्रेंड चल रहा था, अब भी ट्रेंड चल रहा है। तब भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अब भी नहीं दे रहे थे। चलो आगे लिखिए, शांत। आगे लिखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।
इंडिया में ब्रिटिश जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कुछ पोजेशन कर रही है, बंगाल को होल्ड कर रही है, तो वहां पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इंडिया में भेजती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आपसे पूछा जाए कि पहला स्टेप ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, आंसर क्या होता है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो इस एक्ट से आपका बंगाल के गवर्नर को आपने क्या बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लिखेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर की पोस्ट को आपने चेंज कर दिया किसमें, गवर्नर जनरल में। गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। डैश करके लिख लेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। तो आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। यहां पे मैंने बताया था कि आपके बंगाल के गवर्नर जनरल ने ट्रीटी ऑफ सूरत को रिजेक्ट किया था, क्योंकि यहां पे सेंट्रलाइज पावर किस पे आ जाएगी, बंगाल पे। तो बॉम्बे एंड मद्रास बिकम सबऑर्डिनेट टू, बॉम्बे एंड मद्रास बिकम सबऑर्डिनेट टू बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास बिकम सबऑर्डिनेट टू बंगाल। पावर का सेंटर बंगाल और बॉम्बे और मद्रास जो होंगे वो आपके किसको रिपोर्ट करेंगे, बंगाल को रिपोर्ट करेंगे। डुअल गवर्नमेंट में एक चीज हमने देखी, रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट बन गया। अच्छा आपने सुना है पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम किस और नाम से जानते हैं, क्या बोल रहा है? गांव में डीएम को क्या बोलते हैं, गांव में डीएम को क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। अच्छा, कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर कौन होते थे, आपका रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो ऑफिसर होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन्हें बोला जाता था कलेक्टर, है ना। बाद में वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएंगे। ठीक है, वापस आते हैं। यहाँ पे आपका एक रेवेन्यू वाला मैटर हो गया, दूसरा आपका जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनके लिए आपने एक अलग से कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया 1774 में कलकत्ता में। तो लिखेंगे 1774 a supreme court established in Calcutta, 1774। शिफ्ट नहीं हुआ, स्टैब्लिश हुआ है 1774, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। जितने भी ब्रिटिश गवर्नर यहाँ पे आते थे, ब्रिटिश एम्प्लॉइज आते थे, उन्हें यहाँ पे सैलरी बहुत कम दिया जाता था। उनसे बोला जाता था हम आपको सैलरी कम देंगे, लेकिन आप अपना प्राइवेट बिजनेस कर सकते हो। आप इंडिया से ब्रिटेन जा रहे हो तो अपने साथ कुछ आपके ले जा सकते हो, यहाँ से कुछ चीजें जो आप ब्रिटेन में जाके सेल कर दोगे। ब्रिटेन से इंडिया आ रहे हो तो ब्रिटेन से आप कुछ प्रोडक्ट ले आओगे जो आप इंडिया में सेल कर दोगे। यहाँ पे आप गिफ्ट वगैरह भी रिसीव कर सकते हो, मतलब एज आपका इनडायरेक्टली आप ब्राइब जो है वो आप रिसीव कर सकते हो। तो वो सारी एक्टिविटीज की वजह से क्या हुआ, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन करती जा रही है, लॉस में जा रही है, और जो उसके एम्प्लॉइज हैं वो आपके रिच होते हुए जा रहे हैं। तो उसकी वजह से आपने स्टैब्लिश क्या किया, सुप्रीम कोर्ट, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज को आप चेक कर पाओ, उनको आप रेगुलेट कर पाओ। अभी आप देखते हो कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप करते हो तो आप उसके साथ कोई प्राइवेट बिजनेस या कोई और चीज आप नहीं कर सकते। तो वो वाला कंसेप्ट आपका यहीं से ही आएगा, क्योंकि कंपनी को लॉस हो रहा था और आपका जो वो थे एम्प्लॉइज थे वो रिच हो रहे थे, है ना। तो यहां पे उनकी प्राइवेट एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे आपका, वॉरेन हेस्टिंग रोट समरी ऑफ भगवद गीता। वॉरेन हेस्टिंग रोट समरी ऑफ भगवद गीता। तुम अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हो, इसने पहले संस्कृत सीखी, फिर भगवद गीता पूरी पढ़ी, फिर समझ के उसका पूरा क्रक्स लिखा, ताकि आगे आने वाली जनरेशन उसे हैंडल कर पाए। करप्शन तभी तो कर पाओगे जब तुम्हें ट्रिक्स आती हैं। अगला पर्सन था जिसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। बिल्कुल बुन बनाने लगते हो। अगला पर्सन था जिसका नाम था चार्ल्स विल्किंस।
चार्ल्स विल्किंस क्या करेगा, भगवत गीता को ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में। तो लिखेंगे चार्ल्स विल्किंस। उसने क्रक्स लिखा था ना, समरी लिखी थी, इसने पूरी ट्रांसलेट कर दिया। लिखेंगे चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। नहीं नहीं, इसी पॉइंट वो टेक्स्ट गवर्नर में लिखा दो, चार्ल्स विल्किंस ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। इसने पूरी भगवत गीता को ट्रांसलेट ही कर दिया। इन्हें लगा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंडिया को समझने में काम आएगा, इस वजह से इन्होंने पूरा ट्रांसलेशन ही कर दिया। अगली चीज क्या होगी, इंडिया में आपका, इंडिया को हिस्ट्री लिखने का कभी से, इंडिया आपका हिस्ट्री नहीं लिखता था। इंडिया के जितने भी आपका लिटरेचर होते थे या जितने भी आपके बुक्स होते थे वो जनरली कंसेप्चुअल होते थे। वेस्ट जो है या मिडिल ईस्ट है, वेस्ट या मिडिल ईस्ट को हमेशा से रहा है हिस्ट्री लिखने का इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो इंडिया को समझने के लिए या इंडिया की आपका जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है उसे समझने के लिए ये लोग यहाँ पे हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री जो है वो आपका एक्सट्रैक्शन शुरू करते हैं। तो जितना भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, अशोका के टाइम का हो गया, हड़प्पा के टाइम का हो गया, उसमें मेजॉरिटी ऑफ रोल किसका है, आपका ब्रिटिशर्स का। बोलते हैं कि आपकी जो हिस्ट्री लिखी है, अभी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हो जो आपका गलत हो सकती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी आपका किसने लिखी है, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स कहीं पे भी ऐसी चीज लिखने की कोशिश नहीं करेंगे जहां पे ये प्रूव हो कि वो गलत थे या उनके खिलाफ कुछ चीजें हुई थी। तो ज्यादातर चीजों में वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हिस्ट्री के लिए एक डिपार्टमेंट बना था आपका जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो लिखेंगे 1784, 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज established। 1784 Asiatic Society of Bengal was established by William Jones। Asiatic Society of Bengal was established by William Jones। क्या एशियाटिक सोसाइटी अभी भी है? अब किस नाम से है ये? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना? वही है जो आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह पे काम करती है। तो एशियाटिक सोसाइटी अब किस नाम में कन्वर्ट हो जाएगी, आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इंडियन हिस्ट्री को अभी जो पूरा आपका एक्सट्रैक्शन करता है या हिस्ट्री को ढूंढने की जो कोशिश करता है वो कौन करता है, आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो बाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो इनके टाइम पे ये छोटा वॉर होगा, ये लिख लेना। यहाँ पे एक एरिया है, बरेली की तरफ का जो एरिया है, वहां पे रोहिलास थे, अफगान थे, अफगान आके यहाँ पे सेटल हो गए थे। तो इस एरिया को बोलते हैं आपका रोहेलखंड। तो रोहेलखंड का जो एरिया है वहां पे अफगान सेटल हो जाएंगे। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे वहां पे बैटल होगा। तो लिखेंगे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, सॉरी फर्स्ट रोहिलास वॉर, फर्स्ट रोहिलास वॉर। ईयर याद रखना बस इसका, और कुछ याद नहीं रखना। आपसे कई बार क्रोनोलॉजी लगवा लेता है कि कौन सा वॉर पहले हुआ, कौन सा वॉर बाद में हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्रोनोलॉजी लगा दो। तो यहां पे बस रोहिलास वॉर का ईयर याद रखेंगे 73 से 74 तक। ये हम लिख चुके हैं। एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे हुआ है, आपका वॉरेन हेस्टिंग, है ना? 75 से शुरू हुआ था 82 तक। ठीक है, हाँ लिखेंगे आपका कलकत्ता मदरसा, कैलकटा मदरसा स्टैब्लिश्ड 1780, कैलकटा मदरसा। अच्छा, ये मदरसा क्यों खोल रहे हैं ब्रिटिशर्स? कैलकटा मदरसा जो आपका स्टैब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, आपने हिंदुइज्म को समझने के लिए भगवत गीता पढ़ी, आपको इस्लाम रिलीजन को समझना है तो उससे रिलेटेड आपने क्या किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिया, ताकि धीमे धीमे आप इंडिया के दूसरा मेजॉरिटी रिलीजन है उसे आप समझ पाओ। दूसरी चीज क्या होगी, आपका जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था। अच्छा, अभी कोर्ट में जो पनिशमेंट चलती है वो किसके बेसिस पे दी जाती है, आईपीसी के, है ना? अभी जो पनिशमेंट होती है वो आपका किसके बेसिस पे होती है, आईपीसी 1860। ठीक है,
उस टाइम पे आईपीसी कब बना? 1860 में। तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो किसके बेसिस पे पनिशमेंट देगा? जो 1774 वाला सुप्रीम कोर्ट है वो पनिशमेंट किसके बेसिस पे देगा? क्योंकि आईपीसी तो है नहीं, 1860 में बना है ना। पहले ऐसा होता था कि हिंदूज जो हैं वो आपके हिंदू प्रीस्ट को बुलाया जाता था, पूछा जाता था कि हिंदू प्रीस्ट के अकॉर्डिंग क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, तो वो आपका पनिश करेंगे। जो आपके इस्लामिक प्रीस्ट होंगे उन्हें बुलाया जाएगा आपका मौलवीज वगैरह को, और उनके अकॉर्डिंग आपका इस्लामिक या मुस्लिम्स को पनिश किया जाएगा। तो यहां पे आप हिंदूज को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग पनिश करते थे, मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग पनिश करते थे। तो उसी चीज को समझने की कोशिश क्या आप कर रहे हो कलकत्ता मदरसे में, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे आपका ये आलिया यूनिवर्सिटी, बाद में ये चेंज हो जाएगा, कलकत्ता मदरसा का नाम आलिया यूनिवर्सिटी। इंडिया में पहला न्यूज़पेपर शुरू होगा आपका 1780s के अराउंड, जो जेम्स अगस्टस हिकी शुरू करेंगे, जो था आपका बंगाल गैजेट, है ना। तो लिखेंगे जेम्स अगस्टस हिकी 1780, जेम्स अगस्टस हिकी 1780 started first newspaper of India. James Augustus Hickey started first newspaper of India. डैश करके लिख लेंगे बंगाल गैजेट। इस टाइम तक आपका जो पॉलिटिकल सेंटर था वो क्या था? बंगाल था, क्योंकि ब्रिटिशर्स बंगाल में सेटल थे, तो जितना भी पॉलिटिक्स होगा वो बंगाल में शुरू होगा। इसी वजह से आप ज्यादातर लीडर देखते हो इंडिया में वो बंगाल की तरफ से आते हैं, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो या अदर लीडर्स हो, है ना, तो वो सारे बंगाल की तरफ से आते हैं। सुभाष चंद्र बोस बंगाल से थे, है ना, बंगाल उड़ीसा वाले एरिया से ही थे, है ना। चलो, तो यहाँ पे एक आपका पहला न्यूज़पेपर आ गया, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट 2 ईयर तक ये चलेगा। 1780 में शुरू हुआ, 82 में आकर आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लेंगे आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो किसके टाइम पे हुआ था? आपका वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही, है ना। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 80 से लेके 84 तक, किसके ड्यूरेशन? वॉरेन हेस्टिंग। ये वाला पॉइंट छोड़ देना, ये आपका प्रोसिक्यूट हुए थे या फिर आपका इंपीचमेंट हुआ था, हट गए थे। अगले गवर्नर लिखेंगे कॉर्नवालिस। हेस्टिंग जो पनिश किया जाता है प्रेसिडेंट को, जब आपका वो किया जाता है ना, प्रेसिडेंट को जो रिमूव किया जाता है, उसे इंपीचमेंट बोलते हैं। प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो प्रोसेस है उसके लिए स्पेशल वर्ड है इंपीचमेंट। अगले गवर्नर लिखेंगे आपके कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपीचमेंट पॉलिटी पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। अगले गवर्नर लिखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, कॉर्नवालिस जब इंडिया आए थे, कॉर्नवालिस आपके ब्लू ब्लड थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इंडिया आने से पहले आपके कॉर्नवालिस गवर्नर हुआ करते थे अमेरिका में। 1775 में अमेरिका आपका इंडिपेंडेंट वॉर शुरू हुआ था। उस टाइम पे आपके 13 कॉलोनीज होते थे, 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थे। उन्हें मालूम पड़ा कि आपके जो यूरोपियंस हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो 13 कॉलोनीज आपके यूनाइट होंगे, अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो जब अमेरिका का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था तब अमेरिका में पोस्टेड थे आपके कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस को एक चीज पता थी कि जब भी आपका पब्लिक रिवोल्ट करती है तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो पब्लिक रिवोल्ट को हैंडल कर पाए। तो कॉर्नवालिस का इंडिया आने के बाद जो सबसे पहला या एक मेजर स्टेप क्या था? कॉर्नवालिस इंडिया में शुरू करेंगे आपका पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम क्यों? क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा? आपका पुलिस। तो अगर इंडिया में कभी भी रिवोल्ट होता है अमेरिका की तरह, तो वहां पे आपके इंडियन ऑफिसर्स को या ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो प्रोटेक्शन मिलेगी वो कौन प्रोवाइड करेगा? आपका पुलिस। तो लिख लेंगे कॉर्नवालिस स्टार्टेड पुलिस सिस्टम। Cornwallis started police system in India. Cornwallis started police system in India. अच्छा, मिडिल क्लास क्या होता है? आपने मिडिल क्लास सेक्शन सुना है ना? मिडिल क्लास सेक्शन क्या होता है?
क्या इंडिया में हमेशा से मिडिल क्लास एग्जिस्ट करता था? किसने स्टैब्लिश किया? इंडिया में बहुत सारे आपके ब्रिटिश कंपनी आ रहे हैं। इंडिया में जब बहुत सारे ब्रिटिश कंपनी आएंगे तो ब्रिटिश कंपनी जितने भी आएंगे वो आपका ब्रिटिश लैंग्वेज इंग्लिश में आपका डील करेंगे। यहां पे आपको एक ऐसा सेक्शन चाहिए जो सेक्शन आपका ब्रिटिशर्स और इंडिया के बीच का जो गैप है, जो प्रॉपर इंडियंस हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं, उस गैप को फिल कर पाए। तो वो थोड़ा सा एजुकेटेड भी होना चाहिए, थोड़ा ब्रिटिश की साइड आपका फेवर भी करना चाहिए, ताकि ब्रिटिश कल्चर को धीमे धीमे वो आपका प्रोपोगेट करे। तो वो वाला जो है वो आपका मिडिल क्लास का जो कंसेप्ट है वो शुरू करेंगे आपके कॉर्नवालिस के टाइम से। कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट करना शुरू करेंगे जिन्हें आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स बोल दोगे। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो अभी आपका इंडियन सिविल सर्विसेज होता है ना, वो चीजें जो शुरू होंगी कॉर्नवालिस के टाइम से। इसी वजह से कॉर्नवालिस को बोला भी जाता है आपका फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। और वो सिविल सर्विसेज का काम क्या है कि कोऑर्डिनेशन गैप बना रहे हैं आपका यूरोपियंस के बीच में और इंडियंस के बीच में। तो कॉर्नवालिस में दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, स्टार्टेड सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज। पहले आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज था, पहले था, है ना। लिखेंगे कॉर्नवालिस स्टार्टेड सिविल सर्विसेज इन इंडिया। कॉर्नवालिस स्टार्टेड सिविल सर्विसेज इन इंडिया। कॉर्नवालिस को लिख भी लेंगे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। कॉर्नवालिस को लिख लेंगे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। कॉर्नवालिस ने जो सिस्टम एस्टैब्लिश किया था वही सिस्टम इंडिया में अभी तक चलता है। कॉर्नवालिस के टाइम पे जो पुलिस सिस्टम हुआ था, पुलिस में कौन सी रैंक को कहां पर पोस्टिंग होगी, जैसे आपके थाने होते हैं, चौकी होते हैं, इस तरीके की चीजें सुनी होंगी। तो थाने को हेड कौन करेगा, चौकी को हेड कौन करेगा, कितने कांस्टेबल किसके आपके हेड कांस्टेबल के अंडर रहेंगे, वो पूरा जो हायरार्की था वो कॉर्नवालिस ने आपका एस्टेब्लिश किया था। सेम हायरार्की हम अभी तक फॉलो करते हैं। हमने उस सिस्टम में अभी तक कोई अपग्रेडेशन नहीं किया है। जैसे पहले चौकी होती थी वही सेम सिस्टम आपका चलता रहेगा। सिविल सर्विसेज का भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न, सेम सिस्टम अभी तक आपका एग्जिस्ट करता है। कॉर्नवालिस के टाइम पे एक चीज और होगी, कॉर्नवालिस को एक चीज समझ में आई कि अगर मैं इंडिया में बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर रहा हूं, मतलब बहुत सारे लोगों को इंडिया में जॉब दे रहा हूं जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, तो मेरे को रेवेन्यू भी आपका क्या चाहिए, रेगुलर रेवेन्यू चाहिए। मतलब रेगुलरली मुझे उतना रेवेन्यू मिलना चाहिए जिससे मैं सारे लोगों को सैलरी दे पाऊं। तो यहां पे जब इन्होंने रेवेन्यू राइट्स लिए थे, जब पैसा कलेक्ट करना शुरू किया था इन्होंने, तो ये डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते थे, खुद जाके कलेक्ट नहीं करते थे। ये क्या करते थे, टेंडर उठा दिया करते थे। टेंडर उठा पे जो आपका ज्यादा आपका बिड करेगा उसे टेंडर दे दिया कि आप टैक्स कलेक्ट करो। तो वो आपका कलेक्शन जो होता था वो ईयरली बेसिस पे होता था। उस ईयरली बेसिस को कलेक्शन को आपने 5 ईयर या 10 ईयर के टेंडर्स में कन्वर्ट कर दिया। आपने एक टैक्स फिक्स कर दिया और आपने बोला आपका जो अगला टेंडर होगा वो 5 ईयर के लिए या 10 ईयर के लिए होगा। तो उस हम सिस्टम को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमानेंट सेटलमेंट किसने शुरू किया, तो आंसर होता है कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट था क्या, रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन का जो आपके 10 ईयर्स के राइट्स थे वो क्या थे, परमानेंट सेटलमेंट। तो लिखेंगे कॉर्नवालिस स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री 12th क्लास। कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज करके मैं वर्ड टू वर्ड सारी बता दूंगा। मैंने वो सारी पढ़ रखी है। अब ये है कि बहुत दिन से वो रिवाइज नहीं करी तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन से पेज पे है, कौन से उसमें है, बट इतना पता है कौन सी चीज कहाँ है। फिर बुनबुनाने लग गए। चलो यहीं तक लिखते हैं। अब कुछ चीजें बता दो। एक पीडीएफ शेयर किया है, उस पीडीएफ में आपके इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके बार बार उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं हेडक्वार्टर्स का। तो इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेडक्वार्टर है। 9 पेज का पीडीएफ है। कल मैं या नेक्स्ट क्लास में मैं उसका फर्स्ट पेज के हेडक्वार्टर पूछूंगा, तो वो पढ़ के आना।
चलो